तो चलिए, हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ऑप्शन को पढ़ने के बाद 5-10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 5-10 सेकंड रुकूंगा मैं, तो 5 सेकंड, कुछ क्वेश्चन छोटे होंगे उसमें 2-3 सेकंड भी रुकेंगे, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वन शॉट सीरीज में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। यहाँ पर बच्चों अपन पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे और कोशिश है कि पूरे चैप्टर को हम इस तरीके से रिवाइज करेंगे कि अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पहले तो हम थ्योरी पार्ट की बात करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ पीवाईक्यू भी होंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका टॉपिक कितना क्लियर है। तो चलिए अपन यहां पर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहां पर दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। तो देखिए, मेल की बात करते हैं। पहले तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, मेल की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों बात करें, प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा है, प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है टेस्टिस। तो ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यहां पर इनका फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, इसके दो फंक्शन होते हैं बेसिकली। एक तो ये गैमीट फॉर्मेशन का काम करेगा, गैमीट फॉर्मेशन करेगा। दूसरा जो है सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, गैमीट प्रोडक्शन और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम है। गैमीट का मतलब हो गया यहां पर, अगर मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हम बात करेंगे गैमीट में स्पर्म्स की, और फीमेल में अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे ओवम की, एग की। सेक्स हार्मोन्स की बात करें, मेल में बात करें तो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल में बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्या बात क्लियर है। चलिए, तो एनसीईआरटी लिखती है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है। तो एनसीईआरटी कहती है टेस्टिस जो कि प्राइमरी है, उसके अलावा एसेसरी या सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं जिनमें एसेसरी डक्ट्स आएगी, ग्लैंड्स आएंगी, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आएंगे। तो ये सभी मिलकर जो है ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। और इसमें टेस्टिस प्राइमरी हो गया, बाकी सेकेंडरी हो गए, एसेसरी हो गए। सेकेंडरी ना तो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, ना ही सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं, लेकिन अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि गैमीट को स्टोर करना, गैमीट को न्यूट्रिशन देना, गैमीट को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। चलिए, अब अपन टेस्टिस के बारे में बात करते हैं भाई। टेस्टिस जो है, देखिए टेस्टिस की अगर अपन बात करें तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है या बाहर है, तो टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, सारे मैमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल किंगडम में अपन पढ़ते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, एक्वेटिक मैमल्स हो गए, उनमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। लेकिन ह्यूमन में बॉडी टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है बच्चों। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। कहां पर, तो बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम करता क्या है, टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो मतलब कम रखने में हेल्प करता है, विच इज इसेंशियल फॉर और रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो किसके लिए जरूरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अच्छा, टेस्टिस लेकिन बनते एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, बनते कहां पर है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और एब्डोमिनल कैविटी से ये डिसेंड करना चालू करते हैं जब फीटस 7 मंथ का होता है, उसके आसपास, और नीचे की तरफ आने लगते हैं। एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ आने लगते हैं। नीचे की तरफ कहां आने लगते हैं बच्चों, स्क्रोटम में आने लगते हैं। ये स्क्रोटम में टेस्टिस है और एक कैनाल के थ्रू आते हैं जिसको क्या कहते हैं,
जिसको हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या कहते हैं? इंग्विनल कैनाल कहते हैं। तो इंग्विनल कैनाल के थ्रू डिसेंड करके स्क्रोटम में आ जाते हैं, आना शुरू करते हैं 7 मंथ ओल्ड फीटस में अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्लियर बात? तो टेस्टिस बने कहां पर बोलिए? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। डिसेंड करके कहां पर आए? स्क्रोटम में। जिस रास्ते से आते हैं, जिस कैनाल से आते हैं, उस रास्ते को, उस कैनाल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंग्विनल कैनाल। बट कई बार या तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है या फिर कैनाल में कोई ब्लॉकेज होता है, तो कई बार ये नीचे नहीं आ पाते। उस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म। अगर ये डिसेंड ना कर पाए उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोऑर्किडिज्म। फिर सर्जिकल रिमूवल किया जाता है उसका और नीचे लाया जाता है, क्योंकि टेस्टिस अगर स्क्रोटम में नहीं आएंगे तो स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम में नहीं आएंगे तो टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होगा? जितना बॉडी का है 37 डिग्री, और 37 डिग्री पे स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं होती। इसलिए इसके लिए लोअर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। वो लोअर टेम्परेचर कब मिलता है? जब ये कहां पर आ जाते हैं? जब ये आ जाते हैं स्क्रोटम में। ठीक है, क्लियर बात? चलिए, तो अब टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स होते हैं? टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल इन ईच टेस्टिस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और बात करें यहां पर ईच लोब्यूल, हर एक लोब्यूल में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं? एसटी मींस सेमिनिफेरस ट्यूबुल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती हैं। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर ही स्पर्म बनते हैं। भाई स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं, बात समझ में आ गई। लेकिन टेस्टिस में भी कहाँ बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में बनते हैं। और टेस्टिस में लोब्यूल कितने हैं? 250 के अराउंड लोब्यूल होते हैं हर एक टेस्टिस में। और हर एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबुल, हर एक लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूबुल कितने होते हैं? 1 2 3। तो आप काउंट कर सकते हैं कि एक टेस्टिस में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होंगी। और यहां पर बात करें बच्चों अपन, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में क्या होता है? तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में 2 सेल मेनली। याद रखिए कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज लाइंड बाय, तो पहला तो जर्म सेल, दूसरा सर्टोली सेल। क्या बोला मैंने? पहला तो जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल। और इसी सर्टोली सेल को हम क्या कहते हैं? इसको हम नर्स सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्स सेल्स कहते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। ये सर्टोली सेल क्या करती है? एक तो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नर्स सेल इसलिए तो कहा गया क्योंकि क्या करती है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और कुछ ऐसे फैक्टर सीक्रेट करती है, कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करती है जो स्पर्मेटिड को स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है अपन आगे बात करेंगे इसके बारे में भी कि ये जो सर्टोली सेल्स हैं बेसिकली जो स्पर्म्स होते हैं, भाई स्पर्म्स को बनाने में भी हेल्प कर रही है, स्पर्म को न्यूट्रिशन भी दे रही है और इनहिबिन का भी सीक्रेशन करती है। इनहिबिन एक इनहिबिटिंग फैक्टर होता है, उसका सीक्रेशन करती है। आगे इसकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, और यहां पर बात करें बच्चों तो हम कहते हैं कि इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल भी तो है। भाई सेमिनिफेरस ट्यूबुल लाइंड बाय जर्म सेल एंड सर्टोली सेल, बिल्कुल सही है। लेकिन टेस्टिस में एक सेल और होती है, वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर नहीं है, बाहर है। अभी डायग्राम में देखेंगे, उन सेल को कहते हैं इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल। और ये क्या सीक्रेट करती है? ये सीक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन, जो एंड्रोजन ग्रुप का हार्मोन है। तो ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन जो सीक्रेट होता है टेस्टिस में, वो कौन सी सेल्स करती हैं? वो करती हैं लेडिक और इंटरस्टिशियल सेल। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि टेस्टिस के 2 काम हमने पढ़े थे। हमने कहा जैसे कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब इसके 2 काम हैं। एक तो गैमीट प्रोड्यूस करना, बिल्कुल सही है। गैमीट कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है? गैमीट सेमिनिफेरस ट्यूबुल में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और दूसरा फंक्शन था सेक्स हार्मोन बनाना। सेक्स हार्मोन मतलब एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। वो कौन बनाएगा? वो बनाएंगे यहां पर इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर बात?
चलिए, तो ये देखिए कि यहां पर आपको टेस्टिस के अंदर का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमने सेमिनिफेरस ट्यूबूल का सेक्शन लिया है। इस सेमिनिफेरस ट्यूबूल के अंदर ये जो ट्यूबूल आपको दिख रही है, ये डिफरेंट टाइप की ट्यूबूल्स हैं जिनका अपन एक सेक्शन ले रहे हैं। ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूबूल्स हैं, ये सारी अलग अलग सेमिनिफेरस ट्यूबूल्स हैं। कट करके अपन देख रहे हैं सामने से, तो इस तरह से दिखाई दे रही है हमको। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूबूल के अंदर तो स्पर्म बन रहा है, ठीक है ना, स्पर्म बन रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन पढ़ेंगे स्पर्म कैसे बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होती हैं वही स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। ये सब सेमिनिफेरस ट्यूबूल के अंदर की कहानी चल रही है, और सेमिनिफेरस ट्यूबूल के अंदर ही सर्टोली सेल्स होती हैं। भाई अपन ने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूबूल में जर्म सेल है और सर्टोली सेल है, तो ये सेल्स तो कौन सी हो गई, जर्म सेल है सारी, और ये सेल कौन सी हो गई, सर्टोली सेल हो गई। ये सेमिनिफेरस ट्यूबूल की लाइनिंग बना रही हैं। और अब इन डिफरेंट सेमिनिफेरस ट्यूबूल के बीच में यहां पर आप देख सकते हैं कुछ सेल्स हैं। इन सेल्स को, सेमिनिफेरस ट्यूबूल के अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक है ना। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल, जो क्या सीक्रेट कर रही हैं, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन कर रही हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जुड़े रहिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। टेस्ट इसके स्ट्रक्चर को और यहां पर इसके कनेक्शन को एलॉबरेट करते हैं अपन। तो देखिए सेमिनिफेरस, ये जो है टेस्टिस जो होते हैं, इसमें आपको कई सारे लोब्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे, कई सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अपन इसको थोड़ा सा और क्लियर अगर मैं आपको बताऊं, ये देख सकते हो आप यहां पर कि यहां पर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। कितने होते हैं हर एक टेस्टिस में, बोलिए 250 के अराउंड, ठीक है। और इन लोब्यूल्स के अंदर हाईली क्वाइल्ड डक्ट होती है, जिनको क्या कहते हैं, हाईली क्वाइल्ड ट्यूबूल्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबूल, ठीक है। कितने होते हैं हर एक लोब्यूल में, 1 2 3 होते हैं। और यही सेमिनिफेरस ट्यूबूल जो होते हैं आगे 1 2 3 होंगे, ये कंटिन्यू होंगे स्ट्रेट ट्यूबूल के फॉर्म में, ये स्ट्रेट ट्यूबूल के फॉर्म में कंटिन्यू होते हैं। और हर एक लोब्यूल से जो यहाँ से ट्यूबूल निकलेगी वो यहाँ पर एक नेटवर्क बना देती है। टेस्टिस के डॉर्सल साइड पे जा रहे हैं अपन पीछे की तरफ, तो यहाँ एक नेटवर्क बन गया। उस नेटवर्क ऑफ ट्यूबूल को क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस से 10 to 12 डक्ट निकलती हैं। कितनी डक्ट निकलती हैं यहाँ से, 10 to 12 डक्ट निकलती है, जिसको वासा एफरेंशिया कहते हैं। ये लिखिए ना, एफरेंट डक्ट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन कहते हैं वासा एफरेंशिया। क्या कहते हैं, वासा एफरेंशिया, जो कितनी होती है, 10 to 12 होती है। और ये वासा एफरेंशिया टेस्टिस के डॉर्सल पार्ट में एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को एपिडिडाइमिस कहते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी। ये वाला पार्ट जो है इसका हेड है, ये वाला पार्ट बॉडी है, और ये वाला पार्ट टेल है। इस एपिडिडाइमिस के हेड पार्ट में खुलती है ये वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस के हेड वाले पार्ट में खुलेगी, ठीक है। उसके बाद बॉडी, टेल, और टेल से एक डक्ट और निकली है, डक्टस डिफरेंस, या इसको क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया कह सकते हैं, या सिंगुलर है तो वास डिफरेंस कह सकते हैं। तो ये वास डिफरेंस है, ठीक है। अब ये वास डिफरेंस ऊपर की तरफ जाएगी, और जो यूरिनरी जो ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ जाने के बाद क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा। यूरिनरी ब्लैडर लूप फॉर्म करेगी, भाई ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में जाएगी ना। ये तो बात हो गई स्क्रोटम की, लेकिन हमें पता है स्क्रोटम के ऊपर क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये वास डिफरेंस कहां जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी में, और वहां यूरिनरी ब्लैडर होगा, और ब्लैडर के अराउंड लूप फॉर्म करेगी। ब्लैडर के अराउंड लूप फॉर्म करती है वहां पर,
और किस में ओपन हो जाती है, लूप फॉर्म करती है। लूप फॉर्म करने के बाद ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है सेमाइनल वेसिकल। अभी डक्ट में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर डक्ट में अपन इस बात को पढ़ेंगे कि जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है, देखिए आप इसको देखिए, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर। अब यूरिनरी ब्लैडर के साइड में यहाँ पर और पीछे की तरफ जुड़े होते हैं सेमाइनल वेसिकल। क्या जुड़े होते हैं, तो देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। यूरिनरी ब्लैडर के डॉर्सल साइड पे यहाँ पर क्या है, सेमाइनल वेसिकल जो 1 पेयर होते हैं। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट निकली, ये किसकी डक्ट हो गई, सेमाइनल वेसिकल की। अब जो यूरेटर आया है ना, बेसिकली जो यूरेटर आया है वो यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड कॉइल हुआ और किससे जुड़ गया, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से, और क्या बन गया, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ खुल जाएगी यूरेथ्रा में। इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पर खुली, यूरेथ्रा में। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए कि जो टेस्टिस में स्पर्म बने हैं, वो टेस्टिस में स्पर्म कहाँ बने, चलिए बताइए। वो स्पर्म बने सेमिनिफेरस ट्यूबूल में। सेमिनिफेरस ट्यूबूल से स्ट्रेट ट्यूबूल में आए, जिस स्ट्रेट ट्यूबूल को अपन कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या कहते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टी। अब स्ट्रेट ट्यूबूल से कहाँ पर आए, ये आ गए आपके रेटे टेस्टिस में। जो नेटवर्क है उसको हमने क्या बोला, रेटे टेस्टिस। यहाँ पर आ गए रेटे टेस्टिस से, ये कौन सी डक्ट है, वासा इफ्रेंशिया। कहाँ पर आ गए, वासा इफ्रेंशिया में, जो 10 to 12 है। वासा इफ्रेंशिया किस में खुली, एपिडिडाइमिस में, जो कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, एक और 6 मीटर के अराउंड लेंथ होती है, जिसको क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस में आ गए भाई। चलिए भाई, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। एपिडिडाइमिस से ये कहाँ गए, ये वासा डिफरेंशिया या वाश डिफरेंस में गए। कहाँ पर गए, वो एपिडिडाइमिस के बाद कहाँ चले गए, एपिडिडाइमिस से गए कहाँ पर, वाश डिफरेंस में। कहाँ पर गए, वाश डिफरेंस में गए। वाश डिफरेंस से ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से मिली वाश डिफरेंस, और क्या बना लिया, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बना लिया, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, वो कहाँ पर ओपन हुई है, यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा के थ्रू, ये जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटर्स, उसके थ्रू बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली ये पूरा स्पर्म का पाथ है, जो कि इंपॉर्टेंट है कि कहाँ स्पर्म बने और किस तरह से मेल बॉडी से बाहर निकले हैं। क्लियर बात इतनी। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपन बात करते हैं बच्चों मेल एसेसरी ग्लैंड्स की, कि कौन कौन सी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं मेल में। तो देखिए, मेल में एक तो सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है। दूसरी जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी जो ग्लैंड है वो है बल्बो यूरिथ्रल और काउपर्स ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसिकल 1 पेयर होते हैं। अभी हमने बताया था यूरिनरी ब्लैडर के पीछे डॉर्सल साइड में और थोड़ा सा लेटरल साइड में, जैसे ये ब्लैडर है इसके साइड में, यहाँ पर पीछे की तरफ चिपके रहेंगे सेमाइनल वेसिकल, जिसकी डक्ट से वाश डिफरेंस मिली थी और बनाई थी इजैकुलेटरी डक्ट। फिर इजैकुलेटरी डक्ट यूरेटर में ओपन हुई थी, यूरिथ्रा में ओपन हुई थी, सॉरी। इजैकुलेटरी डक्ट किस में ओपन हुई थी, यूरिथ्रा में ओपन हुई थी। अब इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये भी पेयर्ड है। इनके मेन फंक्शन की बात करें, जिस पे क्वेश्चन आते हैं, सेमाइनल वेसिकल में याद रखना इसका जो सीक्रेशन होता है रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। इसमें फ्रक्टोज है, कैल्शियम है और एंजाइम्स भी हैं, ठीक है। फ्रक्टोज है, कैल्शियम है और एंजाइम्स भी हैं। बेसिकली कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पर्म को, सीमेन को कोगुलेट करने में हेल्प करते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है, जैसे फ्रक्टोज को अपन क्या बोलते हैं, फ्यूल ऑफ स्पर्म। स्पर्म के लिए फ्यूल का काम करेगा, पेट्रोल का काम करेगा, डीजल का काम करेगा स्पर्म के लिए, ठीक है। अब स्पर्म को एक्टिवेट रखने का काम किसका है, एक्टिवेट रखने का काम इसका है प्रोस्टेट ग्लैंड का।
स्पर्म को एक्टिवेट कौन रखती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड का काम क्या है? इसका काम है ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये ड्यूरिंग कपुलेशन, ये सेक्सुअल इंटरकॉर्स जिसको हम कहते हैं, उस समय पेनिस को क्या करती है? ल्यूब्रिकेट करती है। ठीक है, ल्यूब्रिकेशन का काम करेगी। और इन्हीं तीनों ग्लैंड के सीक्रीशन को मिलाकर हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। ये तीनों ग्लैंड के सीक्रीशन मिलकर क्या कहलाते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा कहलाते हैं। इन तीनों ग्लैंड के सीक्रीशन को मिलाकर कलेक्टिवली कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सीमेन कहते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म ये मिलकर क्या बनाते हैं? सीमेन बनाते हैं। क्लियर बात? तो अराउंड जो है सीमेन जो होता है, सीमेन की अपन बात करें, ये एसिडिक होता है कि एल्कलाइन होता है भाई? इसका पीएच कितना होता है बताइए फटाफट, आपको पता होगा। सीमेन का पीएच 7.2 to 7.7। और ये एल्कलाइन पीएच में भी बल्बो यूरिथ्रल का बड़ा रोल होता है कि पीएच को एल्कलाइन बना के रखना, क्योंकि एसिडिक पीएच अगर होगा तो उस पर स्पर्म सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, तो इसका फंक्शन, इसका जो है 7.2 to 7.7 पीएच होता है, जो कि एल्कलाइन है। कई बार पूछ लेते हैं अगर पीएच एसिडिक हो जाए तो क्या होगा? पीएच अगर एसिडिक हो जाए तो स्पर्म सर्वाइव नहीं करेंगे, स्पर्म डेड होने लगेंगे। ठीक है, क्लियर बात? आगे चलते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बच्चों अपन ने बात की थी। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पेनिस, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है? पेनिस है। अब पेनिस जो होता है बेसिकली देखिए, अगर इसका सेक्शन देखें अपन यहाँ पर, तो 3 इरेक्टाइल मस्कुलर कॉर्ड का बना होता है। ऐसे मसल जिनमें इरेक्शन होता है, ठीक है, उनकी 3 कॉर्ड का बना है। 2 कॉर्ड आप देख सकते हैं, 2 अपर कॉर्ड थिक होती हैं, ऊपर वाली कॉर्ड थिक होती है। पेनिस को आप इस तरह से सामने से देख रहे हो तो आपको 3 कॉर्ड दिखेंगी, 2 कॉर्ड ऊपर और 1 कॉर्ड नीचे। 2 कॉर्ड ऊपर वाली तो थिक होती है और इस थिक कॉर्ड को कहते हैं कॉर्पोरा, कॉर्पोरा केवर्नोसा। थिक कॉर्ड क्या कहलाती है? दोनों जो थिक कॉर्ड दिख रही हैं आपको, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरा केवर्नोसा। और नीचे वाली एक कॉर्ड जो थिन होती है, ये जो थिन कॉर्ड दिख रही है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या कहते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। और यही थिन कॉर्ड होती है जिसके बीच में यूरिथ्रा रन करता है। भाई हम कहते हैं ना कि पेनिस से यूरिथ्रा आता है निकल के बाहर, तो पेनिस के अंदर यूरिथ्रा रन करता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब यूरिथ्रा 3 कॉर्ड में से किसी एक में तो रन कर रहा होगा ना। कौन सी कॉर्ड में रन कर रहा है? नीचे वाली थिन कॉर्ड में। और नीचे वाली थिन कॉर्ड को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जिसके बीच में यूरिथ्रा रन करता है। और ऊपर वाली, जैसे ये 3 कॉर्ड है बेसिकली, कितनी कॉर्ड्स हैं? 3। ये ऊपर वाली थिक कॉर्ड है 2, नीचे वाली थिन कॉर्ड है 1। अब ये नीचे वाली, ऊपर वाली कॉर्ड तो पहले ही खत्म हो जाती है, नीचे वाली कॉर्ड आगे बढ़ती है और बल्ज हो जाती है। नीचे वाली कॉर्ड जिसमें यूरिथ्रा आ रहा है वो आगे बढ़ेगी और बल्ज हो जाएगी। और इसी बल्ज पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं इसको? ग्लांस पेनिस। ये जो बल्ज पार्ट होता है ये ग्लांस पेनिस कहलाता है, सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। और इसके ऊपर लूज स्किन का फोल्ड होता है, उस लूज स्किन के फोल्ड को कहते हैं प्रीप्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीप्यूस, या इसी को फोर स्किन कहा जाता है। यही जो लूज स्किन का फोल्ड होता है, जो कहाँ पर होता है? ग्लांस पेनिस के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? प्रीप्यूस और फोर स्किन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लांस पेनिस तीनों कॉर्ड में से किसने बनाया, तो नीचे वाली थिन कॉर्ड ने बनाया है, जिसको कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। उसका एक्सटेंशन है, वही एक्सटेंड होकर बल्ज हो जाती है और बल्ज होकर बना लेती है ग्लांस पेनिस। और उसके ऊपर ग्लैंड्स, उसके ऊपर लूज स्किन का फोल्ड है, उसी को फोर स्किन और प्रीप्यूस कहते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, इसी स्किन से एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं। उन ग्लैंड को हम कहते हैं प्रीप्यूशियल ग्लैंड कहते हैं।
जिनका सीक्रेशन स्मैग्मा, ऑयली सा सीक्रेशन होता है, इन्फॉर्म जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ, ऑयली सा सीक्रेशन होता है जिसको अपन स्मैग्मा कहते हैं। स्टिंकी सा सीक्रेशन होता है, स्मेल आती है, वाइट कलर का डिपोजिशन भी कई बार हो जाता है, उसी को हम स्मैग्मा कहते हैं। वो इन्हीं प्रीप्यूस से एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है जिनको प्रीप्यूचियल ग्लैंड कहते हैं, उनका सीक्रेशन है बेसिकली। ठीक है, तो ये बात क्लियर है यहां तक। चलिए आगे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है? वही प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा है? ओवरी। अगेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसका मतलब गैमीट बनाएगा और सेक्स हार्मोन बनाएगा। गैमीट मतलब फीमेल में एग, ओवम, और सेक्स हार्मोन मतलब प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया ओवरी। इसके अलावा और क्या क्या है? तो इसके अलावा ओविडक्ट्स होती हैं, इसके अलावा यूट्रस होता है, सर्विक्स है, और वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ये सब स्ट्रक्चर एनसीईआरटी कहती है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसके बारे में अपन बात करते हैं आगे। ये देखिए अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम, इसमें आपको बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है जो लिगामेंट के थ्रू यूट्रस से अटैच होती है। देखिए यहाँ पर लिगामेंट्स होते हैं और इन्हीं लिगामेंट्स के थ्रू ये किससे अटैच होती है? यूट्रस से अटैच होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये है ओविडक्ट। अब ओविडक्ट में देखिए, अपन ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट के 3 पार्ट हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इन्फंडिबुलम फनल शेप पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से सुनते जाइएगा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। इन्फंडिबुलम जो है फनल शेप पार्ट है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। यहां पर देखिए बल्ज पार्ट होता है, एम्पुला कहते हैं जिसको, छोटा सा पार्ट है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? एम्पुला में। पहले एनसीईआरटी लिखती थी फर्टिलाइजेशन एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है, मतलब एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे होता है, लेकिन फिर अब एम्पुला कर दिया गया उसको। लेकिन ध्यान रखिए अगर एम्पुला ऑप्शन में ना हो तो हम एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन को भी करेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुला है। एम्पुला ना हो तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है। तीसरा पार्ट यहां पर देख सकते हैं आप, इस्थमस है। इस्थमस नैरो पार्ट होता है जो यूट्रस से कनेक्ट होता है, जो यूट्रस से कनेक्ट होगा। और यूट्रस में आप देख सकते हैं ये है फंडस पार्ट, ऊपर वाला जो बल्ज पार्ट होता है यूट्रस का उसको हम कहते हैं फंडस। ये वाला पार्ट जो होता है पूरा बॉडी पार्ट है, और नीचे का नैरो पार्ट होता है सर्विक्स। ये जो नीचे वाला नैरो पार्ट आपको दिख रहा है, ये नैरो पार्ट क्या है? सर्विक्स है। और सर्विक्स के साथ यहाँ वजाइना आप देखिए इसके बाहर, तो सर्विक्स के अंदर कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल। ये पार्ट तो सर्विक्स हो गया नैरो, कैनाल क्या हो गई? सर्वाइकल कैनाल, और ये वजाइना, और ये सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना ये बर्थ कैनाल बनाती हैं। अगेन इंपॉर्टेंट बात है, बर्थ कैनाल कौन कौन फॉर्म करता है? तो बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना। क्लियर बात इतनी? चलिए अब बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस की वॉल जो है, अभी वॉल के बारे में और डिटेल में बात करेंगे अपन। यूट्रस की वॉल 3 लेयर से बनी होती है। भाई पहली बात तो यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? फंडस, बॉडी और सर्विक्स। क्लियर? यूट्रस की वॉल कितनी लेयर से मिलकर बनी है? 3 लेयर की मिलकर बनी है, 3 लेयर्ड है। सबसे बाहर की तरफ होगी पेरीमेट्रियम, बीच वाली जो सबसे थिक होती है मसल की बनी हुई वो मायोमेट्रियम होती है, मस्कुलर वॉल, जो कि जिसके कारण की मस्कुलर लेयर है, और पार्चुरेशन के टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्राइन वो इसी मायोमेट्रियम की वजह से होते हैं। सबसे थिकेस्ट लेयर है और जो कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगी। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है ये साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब भी बात आएगी यहाँ पर कि साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं यूट्रस की वॉल में वो कौन सी लेयर में होते हैं? वो एंडोमेट्रियम में होते हैं। साइक्लिक चेंजेस का मतलब क्या है यहाँ पर? साइक्लिक चेंजेस का मतलब है लेयर बनती है,
फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं वो पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम में नहीं हो रहे हैं, वो किस में हो रहे हैं? वो एंडोमेट्रियम में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये यूट्रस की बात हो गई। यूट्रस के बाद आ गया वजाइना, और ध्यान रखिए वजाइना यूट्रस में ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, लेकिन वजाइना में कोई ग्लैंड्स नहीं होती। वजाइना डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। वजाइना जो होती है डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होती वजाइना में। चलिए आगे चले, फिर चलिए ओवरी के स्ट्रक्चर पे आते हैं भाई। ओवरी का स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ओवरी को दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है। ओवेरियन स्ट्रोमा, ये अंदर वाला पार्ट पूरा स्ट्रोमा कहलाता है। अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ओवरी का जो इनर पार्ट है पूरा, ये स्ट्रोमा कहलाता है, और इस स्ट्रोमा में आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स। outer part is cortex and inner part is medulla। आउटर पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स, जिसमें ये सारे फॉलिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉर्टेक्स है। और ये जो बीच वाला पार्ट होगा ना इसका, ये बीच वाला पार्ट जहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह होगी, ये आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, ये मेड्यूला होता है। सारे फॉलिकल जो होते हैं वो पेरीफेरल पार्ट में होते हैं। पेरीफेरल पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। ठीक है, इनमें डिफरेंट टाइप के फॉलिकल्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। प्राइमरी फॉलिकल है यहाँ पर, सेकेंडरी फॉलिकल भी होगा, टर्शरी फॉलिकल भी होगा, और इस टर्शरी फॉलिकल में कैविटी बन जाती है एंट्रम। ये आगे भी डिटेल में आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि एंट्रम हमें कौन से फॉलिकल में दिखाई देती है, तो एंट्रम नाम की कैविटी जो है वो टर्शरी फॉलिकल में दिखाई देती है। टर्शरी फॉलिकल फिर मैच्योर होगा तो क्या बनेगा? ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। और ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो उसमें एग बाहर निकलता है, ऊसाइड बेसिकली, सेकेंडरी ऊसाइड निकलता है। ये जिसको ओवम लिखा हुआ है इन जनरल, ये स्पेसिफाई करें तो क्या है? ये सेकेंडरी ऊसाइड है। एक जनरल टर्म में हम ओवम कह देते हैं कि ओवम निकल गया, वो बेसिकली ओवम नहीं है। ओवम तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बनेगा, ठीक है, ये जो है स्पर्म की एंट्री के बाद बनेगा ओवम। तो ये तो सेकेंडरी ऊसाइट है, जो ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर हुआ तो ग्रेफियन फॉलिकल से क्या निकला? ओवम निकला। लेकिन स्पेसिफाई करेंगे तो वो कौन सी स्टेज है? वो सेकेंडरी ऊसाइट के फॉर्म में निकलता है। और जब ये ग्रेफियन फॉलिकल से एग निकल जाता है, सेकेंडरी ऊसाइट निकल जाता है, तो ग्रेफियन फॉलिकल एक येलोइश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ LH। कौन सा हार्मोन? LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। इसके इफेक्ट में ये एक येलो स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है कुछ दिन के बाद डीजनरेट हो जाता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे अपन। और ये डीजनरेटेड पार्ट क्या कहलाता है? ये जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स। ये कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली वेस्टिजियल नहीं है, ये तो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकाल रहा है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। आपने पढ़ा होगा, आपको याद आ रही होंगी चीजें। उसके बाद जब कॉर्पस अल्बिकन्स बन गया ये, तो ये वेस्टिजियल है, इसका कोई काम नहीं है। और फाइनली कॉर्पस अल्बिकन्स जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है। मतलब ओवरी के हमने दो पार्ट बोले, अंदर वाला पार्ट पूरा स्ट्रोमा कहलाया, स्ट्रोमा में पेरीफेरल पार्ट कॉर्टेक्स कहलाया, बीच वाला पार्ट को मेड्यूला कहा। जितने फॉलिकल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्रेफियन, ये सब किस में है? आपके कॉर्टिकल पार्ट में है। तो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना? सेकेंडरी के अंदर कैविटी बन गई, वो कैविटी क्या कहलाई? एंट्रम। और फॉलिकल का कहलाया? टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, फिर टर्शरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बना, जिसको क्या बोला? ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, वही LH के इफेक्ट से ही होता है ओव्यूलेशन, LH सर्ज के कारण। मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल आएगी, इसलिए ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो LH के कारण ओव्यूलेशन हुआ और सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकल गया। अब ये जो बॉडी है, ये जो फॉलिकल है, खाली एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल, ये अंडर द इफेक्ट ऑफ LH अगेन
किस में कन्वर्ट हुआ, एक येलो स्ट्रक्चर में कॉर्पस ल्यूटियम कहा जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगा, और फिर उसके बाद ये वेस्टिजियल हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कॉर्पस अल्बिकन्स कहेंगे, और फाइनली कॉर्पस अल्बिकन्स डीजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये पूरा कैसे बना, कहां से बना, उसकी अपन ने बात करी। खैर आगे चलिए देखते हैं। यूट्रस, जैसा कि हमने कहा यूट्रस कितनी लेयर, बोलिए 3 लेयर। सबसे बाहर वाली आउटर इज पेरीमेट्रियम, मिडल इज मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर इज एंडोमेट्रियम, जो कि साइक्लिक चेंजेस होंगे, जिसमें अभी बताया था, जो कि बनेगी, रप्चर होगी, फिर बनेगी, फिर डीजनरेट होगी। और पार्चुरेशन के टाइम पर स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, इंटेंसिव कॉन्ट्रैक्शन, वो किस लेयर के कारण होते हैं, सबसे थिकेस्ट लेयर जो मसल की बनी है कौन सी, मायोमेट्रियम। कौन सी है, मायोमेट्रियम। क्लियर बात। अब बात करते हैं बच्चों एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। फीमेल में भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मेल में है, मेल में पेनिस की हमने बात की थी, वैसे ही फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिनको वल्वा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वल्वा। पहला ऑर्गन, पहला स्ट्रक्चर बेसिकली मोन्स प्यूबिस है। पहला स्ट्रक्चर कौन सा है, मोन्स प्यूबिस, जो ये ऊपर वाला फैटी पोर्शन होता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट वेस्टिब्यूल है, इस वेस्टिब्यूल के ऊपर का फैटी पोर्शन मोन्स प्यूबिस कहलाता है, जिसमें कुछ हेयर्स भी होते हैं। उन हेयर्स को क्या कहते हैं, ये जो हेयर्स हैं ये हेयर्स कहलाते हैं प्यूबिक हेयर्स। क्या कहते हैं इनको, प्यूबिक हेयर्स कहते हैं, जो कि मैच्योरिटी का, बेसिकली मैच्योरिटी का साइन होते हैं एक प्यूबिक हेयर्स। तो पहला फैटी पोर्शन क्या हो गया, मोन्स प्यूबिस। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन, यहाँ पर देखिए लेबिया मेजोरा। ये जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, इसको चारों तरफ से कवर करने वाला ये स्किन का फोल्ड आपको दिख रहा होगा, इसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, जो इस पूरे वेस्टिब्यूल को ढककर रखता है, जो इस पूरे वेस्टिब्यूल को ढककर रखता है। लेबिया मतलब फोल्ड, मेजोरा मतलब मेजर, लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन, क्या कह सकते हैं, लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन। और ये जो होते हैं स्क्रोटम, मेल स्क्रोटम के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। ठीक है, जैसे मेल में स्क्रोटम है, वैसे ही लेबिया मेजोरा को उसके मतलब सेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सेम टाइप का स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिसको भले ही फंक्शन सेम नहीं है, वो बात अलग है। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट मानते हैं लेबिया मेजोरा को। अब लेबिया मेजोरा की बात करें, मेजर फोल्ड ऑफ स्किन हो गए, जिसमें हेयर्स भी होते हैं और जिनमें सेबेसियस ग्लैंड भी होती है, ऑयल ग्लैंड। ठीक है, हेयर्स भी हैं और ऑयल ग्लैंड्स भी हैं लेबिया मेजोरा में, जो कि मेजर फोल्ड, लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं। अगर लेबिया मेजोरा को साइड में हटाया जाए तो अंदर की तरफ स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन दिखते हैं, जिसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। ये जो स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन दिखाई दे रहा है, ये लेबिया माइनोरा है, इसमें हेयर्स नहीं होते। ठीक है, ये लेबिया माइनोरा है। उसके बाद बात करते हैं हाइमेन। हाइमेन बेसिकली क्या है, वेजाइना को पार्शियली कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है, हाइमेन कहते हैं जिसको। जिन जनरल बोला जाता है कि जो वर्जिन फीमेल होती हैं, उनमें जो है वेजाइना को पार्शियल कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। लेकिन हाइमेन को वर्जिनिटी का साइन नहीं माना जाता, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स में डैमेज होती है, बात ठीक है, मोस्ट ऑफ दी केसेस में सेक्सुअल इंटरकोर्स फर्स्ट टाइम होगा तो डैमेज होगी, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, एक्सरसाइज है, रनिंग है, जंपिंग है, हॉर्स राइडिंग है, उनसे भी ये रप्चर हो सकती है। तो इसको वर्जिनिटी का साइन कंसीडर नहीं करते, ध्यान रखिएगा। इन जनरल हम कहते हैं कि वर्जिन फीमेल में वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने वाली, पार्शियली कवर करने वाली, पार्टली कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन है, जिसको हाइमेन कहते हैं। बट हाइमेन इज नॉट द साइन कंसीडर्ड एज द साइन ऑफ वर्जिनिटी, बिकॉज सेक्सुअल इंटरकॉर्स के अलावा भी ये कई सारी एक्टिविटी में रप्चर हो सकती है। फिर इसके बाद बात करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर क्लाइटोरिस, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर लेबिया माइनोरा, इसके ऊपर ये एक
इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर दिखता है। इरेक्टाइल टिश्यू जो कि हमारा पेनिस या ग्लांस पेनिस इरेक्टाइल टिश्यू का बना है, वैसा ही यहाँ इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस, जो कि लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे होता है। जो माइनर फोल्ड हैं स्किन के, जो छोटे फोल्ड हैं उनके जंक्शन पे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर बात। और यहाँ पर एनस और वेजाइना के बीच का ये जो पार्ट होता है इसको फोरचेटे कहा जाता है। एनसीईआरटी इसके बारे में बात नहीं करती है तो यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं किया है, इसको फोरचेटे कहते हैं। पार्ट बिटवीन दी वेजाइना या फिर वेस्टिब्यूल एंड एनस, इसके बीच का जो पार्ट होता है इसको फोरचेटे कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे गैमीटोजेनेसिस की। भाई गैमीटोजेनेसिस पे आते हैं। गैमीट फॉर्मेशन की बात करते हैं अपन कि जो गैमीट बनते हैं इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ पर है oogenesis, जो एनसीईआरटी में दिया है। पहले इसको समझते हैं फिर इसको थोड़ा सा और इलॉबरेट करेंगे। हालांकि आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए जस्ट रिकॉल करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की चलिए बात करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? पहली बात तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होती है कब? प्यूबर्टी पे। ठीक है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगी, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया होंगे। देखिए स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेंगे। क्या करेंगे? माइटोसिस। बेसिकली ये डिफरेंशिएशन वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि डिफरेंशिएशन अपन लास्ट में लेते हैं, तो इसको अभी डिफरेंशिएशन को कंसीडर मत करो। बेसिकली माइटोसिस डिफरेंशिएशन है। अगर बोला जाए तो ये कंप्लीट बोला जाए तो एनसीईआरटी क्या लिखना चाह रही है यहाँ पे? माइटोसिस डिफरेंशिएशन। माइटोसिस और डिफरेंशिएशन अलग अलग मत पढ़ो, नहीं तो कहोगे डिफरेंशिएशन तो लास्ट में होता है, शुरू में कैसे करवा दिया भाई? तो माइटोसिस डिफरेंशिएशन है ये। माइटोसिस हुई, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गए? स्पर्मेटोसाइट बन गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। अगेन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये सब। स्ट्रक्चर कैसे चल रहे हैं? डिप्लॉइड, 2n है ये सब। ठीक है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फिर इसके बाद इनमें होती है ग्रोथ। बेसिकली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ करेंगे, इनमें ग्रोथ हुई है और ग्रोथ होने के बाद फर्स्ट मियोसिस हुई है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है जो कि हैप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। 2 बन गए, एक से कितने बन गए? 2 बन गए। यहां तक तो सारा डिप्लॉइड था, यहां पर सारा 2n था। ग्रोथ हुई थी, बस माइटोसिस हुई थी और ग्रोथ हुई थी। ठीक है, उस ग्रोथ के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, कंप्लीट हुआ, तो क्या बने? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बने हैं वो हैप्लॉइड हैं। एक प्राइमरी से 2 सेकेंडरी बना है, एक प्राइमरी से 2 सेकेंडरी बना है, और हर एक सेकेंडरी में फिर मियोसिस 2 हुई, और तो हर एक से 2 क्या बन गए? स्पर्मेटिड बन गए। क्या बन गए? स्पर्मेटिड बन गए। हैप्लॉइड है ये भी, यहां से सारे नीचे वाले हैप्लॉइड हैं, 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये हैप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बने? एक प्राइमरी से तो 4 बने भाई। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बने? तो 2 बना भाई। और स्पर्मेटिड में अब डिफरेंशिएशन हुआ, स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन हुआ और ये क्या बना? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बना। इसी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस तो स्पर्मेटोजेनेसिस है। ये पूरी प्रोसेस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना ये स्पर्मियोजेनेसिस है। क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और इसी स्पर्मियोजेनेसिस के लिए
सर्टोली सेल फैक्टर सीक्रेट करती है। हमने पढ़ी थी सर्टोली सेल नर सेल, उसके कई सारे फंक्शन होते हैं, उसमें से एक फंक्शन ये भी है कि स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो भी सर्टोली सेल ही रिलीज करती है। मतलब स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर चाहिए वो भी सर्टोली सेल ही रिलीज करती है। ठीक है, ये बात हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब यहां पर oogenesis भी एक बार पढ़ते हैं, फिर इसको और थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इस डायग्राम के, इस चार्ट के बेसिस पे समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। पहला तो ऊगोनिया होते हैं भाई, क्या होते हैं? ऊगोनिया। और ऊगोनिया जो बनते हैं वो बिफोर बर्थ बन जाते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो oogenesis की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? oogenesis, ये बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस तो कब स्टार्ट होगी? प्यूबर्टी पे। oogenesis कब स्टार्ट होती है भाई? ये तो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऊगोनिया तो पहले ही बन जाते हैं। ऊगोनिया में माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा और क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में अगेन ग्रोथ होगी, यहाँ पर तो ग्रोथ होगी, डिफरेंशिएशन होगा, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा, ग्रोथ होगी, प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस होगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बन जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं, प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस हुई तो दो सेल अलग अलग साइज की बनी, क्योंकि यहां मियोसिस बीच में से नहीं होती, अनइक्वल होती है। तो एक सेल तो बड़ी बन गई सेकेंडरी oocyte, दूसरी सेल छोटी बनी जो किसी काम की नहीं थी, वो है पोलर बॉडी, पहली पोलर बॉडी बन गई। कई बार ये पोलर बॉडी भी डिवाइड कर जाती है, अगेन वो डिवाइड करे या ना करे किसी काम की नहीं है। कई बार डिवाइड करके एक से फिर दो बन जाएगी, लेकिन वो एक भी काम की नहीं है, दो बनेगी तब भी काम की नहीं है। ठीक है, अब कंप्लीटेड प्रियर टू ओव्यूलेशन, ये कह रहा है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो कंप्लीट हुआ, मतलब जो सेकेंडरी oocyte बना है और जो पोलर बॉडी बनी है, ये कब कंप्लीट हुई है? प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले। क्लियर बात? चलिए, अब उसके बाद सेकेंडरी oocyte में क्या हुआ? सेकेंड मियोसिस हुई, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, फिर वो भी अनइक्वल हुआ, एक सेल बड़ी बनी, एक छोटी बनी। बड़ी सेल को क्या बोला? ओवम कहा, छोटी सेल को क्या कहा? पोलर बॉडी कहा। दूसरी पोलर बॉडी यहाँ पर रिलीज हुई है, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte में यहाँ पर क्या हुई है? मियोसिस 2 हुई है। ये मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती है? ये मियोसिस 2 ऐसे कंप्लीट नहीं होती। अभी हमने ओव्यूलेशन के टाइम पर पढ़ा था कि सेकेंडरी oocyte ही तो निकला था ओव्यूलेशन में। सेकेंडरी oocyte था जिसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मेटाफेज 2 पर रुक गई थी। उस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट हो चुकी थी, जो ओव्यूलेशन में निकला है वो मियोसिस 2 स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी, मेटाफेज 2 पर रुकी हुई थी। क्योंकि कंप्लीट हो जाती तो वो तो ओवम बन जाता ना, कंप्लीट नहीं हुई, वो मेटाफेज 2 पर रुकी थी, इसलिए वो सेकेंडरी oocyte का सेकेंडरी oocyte ही था। लेकिन अब फिर ओवम कब बना और ये सेकेंड पोलर बॉडी कब बनी? जब स्पर्म की एंट्री हुई। मियोसिस 2 जो मेटाफेज 2 पर रुकी हुई है वो कंप्लीट कब होगी? आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। ध्यान रख लीजिएगा, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म जो है वो इस oocyte के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। ये सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में किसकी एंट्री होगी? स्पर्म की। तब जाकर इसकी मियोसिस 2 जो मेटाफेज 2 पर रुकी हुई थी वो आगे बढ़ेगी, पूरी होगी और फिर बनेगा ओवम। मतलब जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसकी चर्चा अपन फर्टिलाइजेशन में भी करेंगे, तो जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन बट आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये बना यहां पर। क्लियर है बात? तो इसको अपन और थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस तो सिंपल है, प्यूबर्टी में स्टार्ट हुई, कंटिन्यूएशन में चलती रही। लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता। oogenesis
कई फेजेस में अरेस्ट हो जाती है, बीच में रुक जाती है, जैसा कि अभी यहाँ पे मियोसिस 2 में भी देखा। ऐसा ही मियोसिस 1 में भी अरेस्ट होती है ये प्रोफेज 1 में। ये जो oogenesis है प्राइमरी oocyte, ये लिखा है ना फीटल लाइफ, फीटल लाइफ में तो ये काम हो गया भाई, ये काम तो फीटल लाइफ में चल रहा है, ठीक है, यही कह रही है एनसीईआरटी। अब मियोसिस 1 पूरी हो गई, ठीक है, मियोसिस 1 पूरी हो गई, लेकिन मियोसिस 1 आगे कब बढ़ेगी? प्यूबर्टी पे। आगे कब बढ़ेगी? प्यूबर्टी पे, क्योंकि मियोसिस 1 प्रोफेज 1 पे रुक जाती है, मियोसिस 1 प्रोफेज 1 पे रुकेगी और आगे कब बढ़ेगी? प्यूबर्टी पे। तब मियोसिस 1 पूरी होगी और सेकेंडरी oocyte बनेगा। लेकिन सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 पूरी होगी, फिर रुक जाएगी मेटाफेज 2 पर। अब ये मेटाफेज 2 के आगे कब बढ़ेगी? मियोसिस 2 पूरी कब होगी भाई? ये पूरी होगी आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। और ये सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओवम में। और अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर बात? अभी अपन चलिए इसकी और बात करेंगे। वापस आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पर। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म के स्ट्रक्चर पे, ये इस तरह से स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए स्पर्म स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये हेड पार्ट है, ये इसका नेक है, ठीक है, और हेड नेक, ये मिडल पीस है। ये पार्ट कौन सा है? मिडल पीस। तो ये हेड हो गया, ये नेक हो गई, नैरो पोर्शन, ये मिडल पीस हो गया और ये पूरी टेल हो गई। चारों तरफ आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे होंगे यहां पर। अब हेड पार्ट को देखो। आप हेड पार्ट में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। क्या है? एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं जिनको स्पर्म लाइसिन कहते हैं। इस एक्रोसोम में क्या है? स्पर्म लाइसेंस है, स्पर्म लाइसेंस। यहां पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, फ्लैट और इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। ये नेक पार्ट है जिसमें सेंट्रियोल होता है, 2 सेंट्रियोल हैं बेसिकली, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तो क्लीवेज में काम आता है, डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है उससे देखिए यहाँ पर एक फिलामेंट निकला हुआ है, इस फिलामेंट को कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या कहते हैं? एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, या इसी को एक्सोनीम कहते हैं। ये डिस्टल सेंट्रियोल से निकला फिलामेंट होता है। मिडल पीस में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की रिंग होती है पूरी, और उस रिंग को कहते हैं हम नेबेनकर्न। वो रिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है नेबेनकर्न। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए एनर्जी यही माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं जो मिडल पीस में होते हैं। और यहाँ पर एक सेंट्रियोल और है, रिंग सेंट्रियोल कहते हैं, जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन अभी तक नोन नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद टेल पार्ट होता है। तो टेल पार्ट जो है इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है मेन पीस, एक क्या है? मेन पीस, और दूसरा होता है एंड पीस होता है। मेन पीस क्या होता है? जिसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और एंड पीस के में एक्सियल फिलामेंट अकेला होता है, उसमें ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना ही साइटोप्लाज्म होगा। भाई टेल का जो मेन पीस है उसमें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर साइटोप्लाज्म भी है, और एंड पीस में केवल एक्सियल फिलामेंट है, उसमें ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना ही साइटोप्लाज्म है। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। A plasma membrane envelops the whole body of sperm। ठीक है, एक जनरल बात करिए कि होल बॉडी को एनवेलप करेगी, लेकिन हमें पता है यहाँ पर कि एंड पीस ऑफ टेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन ठीक है, एक जनरल बोले तो होल बॉडी किससे कवर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। द स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस तो हैप्लॉइड है, ठीक है। The anterior portion which is covered by cap-like structure acrosome। क्या होता है? एक्रोसोम। और इसमें क्या भरे होते हैं? एंजाइम्स, जो किस में हेल्प करते हैं? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में।
जो ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, जो स्पर्म लाइसिस है एंजाइम वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। द मिडल पीस possess numerous mitochondria which provide energy for the movement of tail that facilitate the sperm motility essential for fertilization। मतलब एक तरह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो टेल का मूवमेंट करा रहे हैं, मतलब स्पर्म का मूवमेंट करा रहे हैं। The human male ejaculate 200 to 300 million sperm during coitus। तो ह्यूमन मेल एक बार में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कोइटस जिसको कहते हैं, कितने स्पर्म रिलीज करता है? 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होंगे। और फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी हम कहते हैं कि 60% स्पर्म उनमें से नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। भाई नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जितने स्पर्म रिलीज हुए हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हुए हैं ड्यूरिंग सिंगल इजेकुलेशन, तो उसमें कितने स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए? तो 60% नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। और इनमें से इन 60% में से कितने स्पर्म नॉर्मल विगरस मोटिलिटी के होने चाहिए? तो वो 40%। कितने? 40%। कितने? 40% ऑफ दे मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। मतलब 40% कम से कम ऐसे होने चाहिए, 40% या उनसे ज्यादा जिनकी मोटिलिटी नॉर्मल हो। क्लियर? तो नॉर्मल शेप और साइज के 60% एटलीस्ट या उससे ज्यादा, और विगरस मोटिलिटी वाले उन 60% में से कितने? 40% या उनसे ज्यादा। क्लियर? चलिए अब बात कर रहे थे हम oogenesis की। हमने कहा था oogenesis को थोड़ा सा और देखेंगे। तो एनसीईआरटी लिखती है कि भाई oogenesis प्रोसेस क्या है? एग बनने की प्रोसेस, ओवम बनने की प्रोसेस, मैच्योर फीमेल गैमीट बनने की प्रोसेस को हम oogenesis कह रहे हैं। विच इज ये डिफरेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से। भाई ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है, उससे अलग है, वो अपन देख ही चुके हैं एक टेलर। oogenesis कब स्टार्ट हो जाएगी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी में। पहला डिफरेंस तो यहीं आ गया। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होते हैं? मिलियन गैमीट मदर सेल्स बन जाती है, oogonia फीटल ओवरी में ही बन जाती है। और कह रहे हैं कि बर्थ के बाद कोई भी नया oogonia फॉर्म नहीं होगा। जो भी oogonia बनना है वो फीटल ओवरी में ही बन जाएगा। अराउंड यहाँ पर जो है ये जो oogonia होते हैं वो बर्थ से पहले ही, बाद में कोई oogonia नहीं बनेगा। These cells start division and enter into प्रोफेज 1। वही मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी लेकिन प्रोफेज 1 में रुक जाएगी, अभी अपन ने बात की थी। ठीक है, और टेम्परेरी अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। उसको हम प्राइमरी oocyte कहेंगे क्योंकि प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट हुई है लेकिन प्रोफेज 1 में रुक गई है, पूरी नहीं हुई है। अगर पूरी हो जाएगी तो सेकेंडरी बन जाएगा, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। अब पूरी उसके बाद प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, और इसको हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। भाई प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है, इसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर बन गई। अब ये फॉलिकल कहलाने लगा। मतलब oocyte प्लस सपोर्टिंग सेल्स क्या कहलाती हैं? फॉलिकल। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से प्यूबर्टी तक ये फॉलिकल डीजनरेट होते रहेंगे, नया कुछ नहीं बनेगा बर्थ के बाद, बस डीजनरेट होंगे। और 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल हर ओवरी में बच जाएंगे। कितने बच गए? 60,000 to 40,000। 2 मिलियन थे ईच ओवरी में, 2 मिलियन से कितने बचे? 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचे प्यूबर्टी तक आते आते। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल एंड न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी इसके चारों तरफ और सेल्स बन जाती हैं और कुछ थीका सेल्स भी, आउटर सेल्स को थीका सेल्स कहने लगते हैं। और अब ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेकेंडरी फॉलिकल कहला रहा है। आगे चलते द प्रोसेस। फिर उसके द सेकेंडरी फॉलिकल
soon transform into tertiary follicle which is characterized by fluid filled cavity antrum। ध्यान रखिए, मैंने बार बार इस बात पे जोर दिया था क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एंट्रम जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है वो कौन से फॉलिकल में नजर आती है? टर्शरी फॉलिकल में। और इसमें एक काम और होता है, जो बाहर वाली थीका लेयर होती है वो दो लेयर में डिफरेंशिएट हो जाती है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। It is important to draw your attention that it is at with this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। अब यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte बैठा हुआ है, जो प्रोफेज 1 में रुका हुआ था, वो अपनी प्राइमरी oocyte जो होगा, ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में रुका था और ये अपनी मियोसिस 1 पूरी करेगा और सेकेंडरी oocyte बनेगा। क्या बनेगा? हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। अब मियोसिस 1 पूरी होगी। आपको ध्यान होगा हमने यहाँ पर बोला था, वापस आते हैं एक मिनट, यहाँ पर बोला था कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चालू होगा प्राइमरी oocyte में, लेकिन ये प्रोफेज 1 पे रुक जाएगा, इसलिए सेकेंडरी oocyte नहीं बन पाएगा। अब ये कह रहे हैं प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर बन गई, प्राइमरी फॉलिकल कह दिया, वो मल्टी लेयर्ड हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल भी कह दिया, और फिर उसके चारों तरफ थीका लेयर एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड हो गई, टर्शरी फॉलिकल कह दिया, कैविटी भी बन गई एंट्रम। और टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 अब पूरी कर ली है प्यूबर्टी के बाद, और ये क्या बन गया है? सेकेंडरी oocyte बन चुका है और पोलर बॉडी भी रिलीज हो चुकी है। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte retain bulk of nutrient rich cytoplasm of primary cytoplasm of the primary oocyte। ठीक है, क्लियर? Does the first polar body out of first meiotic division derive further to regenerate? ठीक है, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। भाई ये कह रहा है, जैसा मैंने बोला था कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनी है क्या वो डिवाइड करती है, तो इसका अभी तक हमें कोई भी सर्टेन आंसर नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कई बार फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करके दो पोलर बॉडी बन जाती है, वो भी किसी काम में नहीं आने वाली, मैंने आपको बता ही चुका है। टर्शरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, जिसको ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, और ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर जरूर सेकेंडरी oocyte है, लेकिन उसने मियोसिस 1 चालू कर दी है, वो मियोसिस 2 चालू कर दी है, लेकिन वो मियोसिस 2 किस पर अरेस्ट हो गई है? मेटाफेज 2 पर। ध्यान रखिए, और वो मेटाफेज 2 पर अरेस्ट हुई है मियोसिस 2, वो कंप्लीट कब होगी? ओनली आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा सेकेंडरी oocyte के, जो मियोसिस 2 पर रुका हुआ था। Now secondary oocyte form a new membrane called zona pellucida surrounding it। secondary oocyte अपने चारों तरफ, भाई ये secondary oocyte है, मान लीजिए अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बनाता है, ए सेलुलर लेयर, जिसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा। ये सेलुलर है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होगा तो सेकेंडरी oocyte रप्चर होगा। अच्छा, यहाँ पर बाहर की तरफ एक सेलुलर लेयर भी है, इसमें इस सेलुलर लेयर को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। एक तो एसेलुलर लेयर है जोना पेलुसिडा, वो तो समझ में आ गया, एक सेलुलर लेयर भी है कोरोना रेडिएटा। ये सब ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर है। ये फॉलिकल है भाई, जिसमें थीका एक्सटर्ना भी है और थीका इंटरना भी है। बाहर वाली थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली थीका इंटरना, उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम जो कि टर्शरी फॉलिकल के टाइम पे बनी थी। बाहर वाली लेयर कोरोना रेडिएटा, अंदर वाली लेयर जोना पेलुसिडा जो कि नॉन ए सेलुलर है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है, और इसके अंदर है सेकेंडरी oocyte। ये सब स्ट्रक्चर किसका है? ग्रेफियन फॉलिकल का। जब ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा, जब ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो ये तीनों स्ट्रक्चर निकल के बाहर आएंगे। ये तीनों स्ट्रक्चर निकल के बाहर आएंगे। क्या क्या? सेकेंडरी oocyte, चारों तरफ जोना पेलुसिडा, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा। ये सब ग्रेफियन फॉलिकल को फाड़ते हुए निकल के बाहर आएंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन LH।
LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ते हैं। जब LH सर्ज होगी, LH जब पीक पे होगा, तब ये इसको फाड़ के निकलते हुए बाहर आएंगे और ओवरी से बाहर आ जाएंगे। इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर खाली ग्रेफियन फॉलिकल ओवरी में रह जाएगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, अगेन अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन LH। कॉर्पस ल्यूटियम जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन और थोड़े बहुत अमाउंट में एस्ट्रोजन और इनहिबिन भी सीक्रेट कर रहा है। इनहिबिन दैट इज इनहिबिटिंग फैक्टर है एक, ठीक है। और फिर वही कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो वाइट कलर का वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, वेस्टिजियल बॉडी है, जो बाद में डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से का उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी बातें, आपको पूरा रिकॉल हो गया होगा, पूरा रिवाइज हो गया होगा। देखिए, जब डिटेल में पढ़ते हैं तब तो बहुत टाइम लगता है और वो बहुत ज़्यादा एलॉबरेट भी करते हैं अपन चीज़ों को। अभी भी कोशिश करिए उतनी चीज़ें सारी कवर हो जाएं आपकी जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं। तो आप इस लेक्चर को अगर पूरा रिकॉल कर पा रहे हो, पूरा समझ पा रहे हो, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए कि हमारा नीट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, बशर्ते आप इस लेक्चर को सुन रहे हो, समझ भी रहे हो। जो एक्स्ट्रा पॉइंट में बोलते भी जा रहा हूँ उनको भी अगर आपको दिमाग में जो है रिकॉल करते जा रहे हो, या नहीं पता है तो नोट करते जा रहे हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, इस बात की गारंटी है। उसकी टेंशन मत लीजिए, बस यहाँ पर ध्यान से सुनते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। अगर कोई चीज़ें यहाँ नहीं लिखी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। चलिए भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? पहली बात तो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, किसमें? फीमेल प्राइमेट में। अब प्राइमेट में क्या क्या आते हैं? मंकी, एप और ह्यूमन। प्राइमेट में मंकी, एप और मैन, मंकी, एप और ह्यूमन प्राइमेट में कंसीडर करते हैं। इनकी फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलेगी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, इसकी बिगिनिंग को हम कहते हैं मिनार्के। जो प्यूबर्टी पे चालू होती है उसकी बिगिनिंग क्या कहलाती है? मिनार्के। और इसका टर्मिनेशन जो एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर होती है टर्मिनेट। भाई 12 से 14 साल के आसपास तो स्टार्ट हो जाती है, पहली बार होती है मिनार्के, और 45 to 50 ईयर में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल ख़त्म हो लेती है। इसको मीनोपॉज कहा जाता है। और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है बच्चों? तो इसकी ड्यूरेशन है अराउंड 28 to 29 डेज। एक एवरेज ड्यूरेशन ली है, प्लस माइनस होता है, ये एक एवरेज ड्यूरेशन है 28 to 29 डेज। और यहाँ पर फेजेस की बात करें बच्चों तो देखिए, पहली फेज मेंसेस, दूसरी फेज प्रोलिफेरेटिव या फॉलिकुलर फेज, और तीसरी फेज होती है सीक्रेटरी और ल्यूटियल फेज। पहली फेज कौन सी है? मेंसेस, ये जिसको मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। दूसरी फेज है प्रोलिफेरेटिव और फॉलिकुलर फेज, और तीसरी फेज है सीक्रेटरी और ल्यूटियल फेज। ये 3 फेजेस हैं इसकी, इनके बारे में अपन बात करते हैं। अभी पहली फेज जो अपन ने कही मेंसेस, मेंसेस कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। मेंसेस और मेंस्ट्रुअल फेज जो अराउंड 28-29 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 3 to 5 डेज की मानी जाती है ये। ठीक है, 3 to 5 डेज की फेज है। इसमें क्या क्या बाहर निकल रहा है? ये बेसिकली ब्लीडिंग फेज है, जिसमें कि ब्लड बाहर निकल रहा है। ब्लड के साथ साथ और सेकेंडरी oocyte भी निकल जाएगा। जो ओव्यूलेशन के टाइम पर था ना, वो सेकेंडरी oocyte भी बाहर निकलेगा। एंडोमेट्रियल सेल्स भी निकलेंगे, क्योंकि एंडोमेट्रियम रप्चर हुई है भाई, तो एंडोमेट्रियल सेल्स भी निकलेंगी, म्यूकस भी निकलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है इस फेज में वापस बाहर निकलती हैं। और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं करता, 3 to 5 डेज तक कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। वैसे तो अगर बात करें, हमें कहीं पर भी इंजरी होती है, कहीं से भी ब्लड निकलना शुरू होता है, तो वहाँ पर क्लॉट जम जाता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लड तो क्लॉट नहीं करता। क्यों क्लॉट नहीं करता? क्या रीज़न है उसका? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन। क्या होता है उसमें? फाइब्रिनोलाइसिन, जिसकी वजह से उसकी क्लॉटिंग नहीं होती। सेकेंड फेज पे आते हैं। चलिए, सेकेंड फेज अपन कहते हैं फॉलिकुलर फेज, या इसी को अपन प्रोलिफेरेटिव फेज भी कह देते हैं। फॉलिकुलर और प्रोलिफेरेटिव फेज। अब फॉलिकुलर और प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या हो रहा है? एक तो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है,
ठीक है ना, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा यहां पर। देखिए इसको समझने के लिए अपन ये देखते हैं यहां पर कि हाइपोथैलेमस, ये हार्मोनल कंट्रोल समझिए थोड़ा सा। हाइपोथैलेमस से निकलता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा। किस पर काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी निकालती है FSH और LH। ठीक है, अब FSH क्या करवाता है? फॉलिकुलर ग्रोथ करवाता है। FSH फॉलिकुलर ग्रोथ करवाएगा, और जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं उनकी थीका सेल से एस्ट्रोजन निकलता है। क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। ग्रोइंग फॉलिकल की थीका सेल्स यहां पर क्या सीक्रेट करती है? एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है। ठीक है, इसी तरह से LH क्या करेगा भाई? LH तो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर जब LH सर्ज होगा, बेसिकली LH अपने पीक पर होगा, वो भी अराउंड दी 14th डे साइकिल का, मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर 28 डेज को कंसीडर करते हैं साइकिल को, तो मिड डे ही होगा 14 डे। तो उसमें LH सर्ज होगा, और जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होगा। LH सर्ज की वजह से क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है। अब यहां पर जो एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन जब ज्यादा होने लगता है ना, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव फीडबैक देने लगता है इनको। किसको? हाइपोथैलेमस को GnRH के लिए, और एंटीरियर पिट्यूटरी को FSH के लिए नेगेटिव फीडबैक देता है, जिससे फॉलिकल की ग्रोथ होना फिर बंद हो जाती है। एक लिमिट तक तो ग्रोथ हुई, एस्ट्रोजन निकला, एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक भी दिया LH को, तो LH को भी बढ़ाया, तो LH की वजह से तो ओव्यूलेशन हो गया। लेकिन फिर जब एस्ट्रोजन ज्यादा होने लगा, तो ये हाइपोथैलेमस से GnRH को रोकने लगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH को रोकने लगा। तो फॉलिकुलर ग्रोथ इसके बाद बंद हो गई। इस फेज के बाद फॉलिकुलर ग्रोथ क्या हो गई? बंद हो गई। अब ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन में क्या बाहर निकला? सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, अलोंग विद ज़ोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा निकला। अब वो तो बाहर निकल गया, ठीक है। अब ओवरी में तो क्या बचा? खाली ओवरी में तो जो एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल बचा। तो तीसरी फेज की बात करते हैं, चलिए। तो तीसरी फेज जो आई वो थी सीक्रेटरी फेज, सीक्रेटरी और ल्यूटियल फेज, जिसको फिक्स मानते हैं हम 14 डेज का। ये माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे भी हो सकती है, 30 डेज की भी हो सकती है, 32 डेज की भी हो सकती है, लेकिन सीक्रेटरी फेज की ड्यूरेशन को हम फिक्स मानते हैं कितने दिन की? 14 डेज की। तो अब इसमें क्या हुआ? जो एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल था पहले, तो उसके अंदर ब्लड एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल जो था, एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल, GF लिखा है, गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रेफियन फॉलिकल है। ये एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ब्लड क्लॉट बना, जिसको हमने कह दिया कॉर्पस हीमोरेजिकम। क्या बना? कॉर्पस हीमोरेजिकम, ब्लड क्लॉट बन गया उसके अंदर। फिर इसके बाद LH के इफेक्ट से ये एक टेम्पररी ग्लैंड येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोला? कॉर्पस ल्यूटियम, जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, मेनली सीक्रेट करेगी प्रोजेस्टेरॉन एंड अगेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। ठीक है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये थोड़े दिन में वेस्टिजियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, जिसको अपन ने क्या बोला? जिसको अपन ने कहा कॉर्पस अल्बिकन्स। क्या कहा? कॉर्पस अल्बिकन्स, जो कि फाइनली ये वेस्टिजियल बॉडी है, डिजेनरेट हो जाएगी। तो अब यहां पर देखिए, हम ये जो बात कर रहे थे LH सर्ज की, तो LH की वजह से ओव्यूलेशन हुआ, बात समझ में आई। लेकिन हमने कहा LH ने एक काम और किया है, कॉर्पस ल्यूटियम भी तो बनाया है, बनाया है ना। तो अब मतलब LH ने दो काम किए भाई। LH ने ओव्यूलेशन तो करवाया, बात समझ में आई, लेकिन एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम भी तो बनाया। ये कॉर्पस ल्यूटियम ने मेनली क्या सीक्रेट किया?
मेनली सीक्रेट किया प्रोजेस्टेरॉन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। एस्ट्रोजन और इनहिबिन भी तो सीक्रेट किया। अब होता क्या है भाई, यहाँ पर जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होने लगता है, ये एलएच को, एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है एलएच के लिए, तो एलएच का निकलना हो जाता है बंद। तो कॉर्पस ल्यूटियम और ये इनहिबिन भी नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, तो बात यह है कि एलएच का निकलना हो गया बंद। तो ये एलएच ने ही तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाया था। जब एलएच निकलना बंद हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम तो डीजनरेट हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये कॉर्पस अल्बिकन्स बन जाता है एलएच की एब्सेंस में। अब देखिए सेकेंड फेज में जैसे अपन ने बात की थी, सेकेंड फेज कौन सी थी हमारी, फॉलिकुलर फेज। इसमें भाई अपन कह रहे थे एस्ट्रोजन निकला। अब ये एस्ट्रोजन क्यों निकला, एलएच निकला, समझ में आ गई, ओव्यूलेशन कराया, एस्ट्रोजन भी तो यहाँ निकला। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, प्रोलीफेरेशन, एंडोमेट्रियम की सेल में डिवीजन करवा रहा है, प्रोलीफेरेशन करवा रहा है, एंडोमेट्रियम को रीजनरेट कर रहा है, उसकी ब्लड वेसल जो टूट चुकी थी इसके पहले वाली फेज में उनको रिपेयर कर रहा है। इसलिए तो प्रोलीफेरेटिव फेज कहा, क्योंकि एंडोमेट्रियम का प्रोलीफेरेशन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, एंडोमेट्रियम फिर से बनना चालू हो रही है, उसकी ब्लड वेसल रिपेयर हो रही है। वो सब कौन करवा रहा है, एस्ट्रोजन। लेकिन एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देगा जिसकी वजह से एस्ट्रोजन कम होगा, लेकिन फिर से एक बार एस्ट्रोजन बढ़ेगा सीक्रेटरी फेज में, क्योंकि अब एस्ट्रोजन फॉलिकल से नहीं निकल रहा, अब एस्ट्रोजन किससे निकल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है एस्ट्रोजन। फिर बढ़ेगा एस्ट्रोजन, अब ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलकर क्या करेगा, फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को और थिक करेगा, एंडोमेट्रियम को थिक करने का काम करेगा। और ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मिलकर करते हैं दोनों काम यहाँ पर लास्ट वाली फेज में। और प्रोजेस्टेरॉन एक काम और करता है कि यूट्रस के मूवमेंट को रोक देता है। वो इसलिए रोक देता है कि भाई इसके पहले ओव्यूलेशन हुआ है, अभी फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन होगा, और यूट्रस मूवमेंट करता रहेगा तो इम्प्लांटेशन कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता, इसलिए मूवमेंट को भी रोकता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लो जब हुआ तब क्या होगा, वो आगे की कहानी पढ़ेंगे अपन। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ते रहा तो प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक दे देगा एलएच के लिए, एलएच निकलना बंद, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन फिर से कम गिर गए, डाउन हो गए, और फिर से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नहीं है तो एंडोमेट्रियम रप्चर होने लगेगी। और जब एंडोमेट्रियम रप्चर होगी तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम के रप्चर होने से यहाँ पर फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन की एब्सेंस हो तो मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मेंसेस के बाद जो एंडोमेट्रियम रप्चर हुई है उसको रिपेयरिंग की प्रोसेस चालू होगी, जो एस्ट्रोजन करेगा। ब्लड वेसल रप्चर हुई है वो रिपेयर होगी, वो भी एस्ट्रोजन करेगा। लेकिन एस्ट्रोजन के साथ साथ एलएच भी बढ़ेगा तो ओव्यूलेशन भी कराएगा। फिर ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होगा, एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल, कॉर्पस हिमोरेजिकम, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, हार्मोन्स निकालेगा। ये हार्मोन्स जो है एक्सेस में होने लगे तो एलएच को रोक देंगे, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाएगा, और एलएच की एब्सेंस में ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर व्हाइट कलर की बॉडी कॉर्पस अल्बिकन्स बनेगा, जो फाइनली डीजनरेट कर जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब डे ऑफ ओव्यूलेशन पूछ लेते हैं भाई, कि डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे निकालोगे किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो हम कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज तो फिक्स नहीं है, लेकिन लास्ट वाली फेज का डेज फिक्स मानते हैं कि 14 डेज की ही होगी, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने भी दिन की हो। तो मतलब अपन को यह मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होगी जितने दिन की, उससे 14 दिन पहले जस्ट ओव्यूलेशन हुआ होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद ही तो सेकेंड फेज आ गई। तो टोटल डेज, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14 कर दो। नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस कितना कर दो,
14 कर दो, वही डे ऑफ ओव्यूलेशन होगा। अगर आपको 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल बोली है तो 28 माइनस 14 करो तो आप कहोगे 14 डेज पे ओव्यूलेशन हो रहा है। 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल दी है तो 30 माइनस 14 करो तो 16 डे पर ओव्यूलेशन होगा। मतलब जितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल दी उसमें माइनस क्या कर देना है, 14 कर देना है। ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी ने एक ये दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कि मेंस्ट्रुएशन फेज है, फॉलिकुलर फेज है, ल्यूटियल फेज है, हार्मोन क्या हो रहे हैं। तो भाई हमें पता है कि जो फॉलिकुलर फेज है उसके लास्ट में मतलब 14 डे पे मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एफएसएच भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि एफएसएच लगातार निकल रहा है, वो फॉलिकल का मैच्योर करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है, और वहीं से एस्ट्रोजन निकल रहा है। एलएच भी बढ़ा हुआ है और एस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ है, तीनों बढ़े हुए थे। ठीक है। और इसी की वजह से जो है, इसी की वजह से क्या हुआ था, एलएच की सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन हुआ था। फिर उसके बाद एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देके कम होगा, लेकिन लास्ट वाली फेज में कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन भी निकलेगा और फिर से एस्ट्रोजन निकलेगा। ये लास्ट वाली फेज है। मतलब जो 2 बार निकल रहा है वो क्या है, एस्ट्रोजन है। जो 2 बार बढ़ रहा है वो क्या है, एस्ट्रोजन। क्योंकि एक तो फॉलिकुलर फेज में ग्रोइंग फॉलिकल से निकलेगा और एक तो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा लास्ट वाली फेज में। और जो एक बार बढ़ रहा है लेकिन केवल लास्ट वाली फेज में बढ़ रहा है वो प्रोजेस्टेरॉन है, क्योंकि वो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा। और बीच वाले ये जो 2 हैं वो हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले एफएसएच और एलएच। क्लियर है ये? चलिए, और ये यहाँ पर दिया है कि इन्होंने यूट्राइन जो है इवेंट कैसे हो रहे हैं कि यूट्रस की वॉल देखो थिन होती जा रही है क्योंकि मेंसेस स्टार्ट हुए हैं। फिर धीरे धीरे यूट्रस की वॉल फॉलिकुलर फेज में प्रोलिफेरेशन हुआ तो थोड़ी थिक हो गई, ल्यूटियल फेज में और ज़्यादा थिक हो गई। फिर उसके बाद फिर से मेंसेस स्टार्ट हुए तो फिर से अगेन 29 डेज के बाद फिर से डिजनरेट होना चालू हो गई। ये यूट्राइन वॉल की थिकनेस दी हुई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलिए, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड। भाई ये स्ट्रक्चर आपने एनसीईआरटी में देखा मेमोरी ग्लैंड का। अब मेमोरी ग्लैंड जो होती है ये कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। अगर आपको दे दिया ऑल मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, गलत है, ऑल फीमेल मैमल्स। ठीक है ना। और ये जो मेमोरी ग्लैंड जो है ये सेक्सुअल कैरेक्टर जरूर है लेकिन सेक्स ऑर्गन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड इज सेक्स ऑर्गन, नहीं, गलत है। मेमोरी ग्लैंड इज सेक्सुअल कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। तो द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, इट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। भाई यहाँ पर फैट भी है, अलग अलग अमाउंट में हो सकता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, उसी पे डिपेंड करेगा ब्रेस्ट का साइज। ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं। अब द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स, जो किसके बने हैं, एल्वियोलाई के बने हैं। 15 to 20 मेमोरी लोब्स हैं। देखिए यहां पर बेसिकली मेमोरी लोब्स आपको ये लिखा हुआ है, मेमोरी लोब्स होंगे, कितने होंगे, हर एक मेमोरी 15 to 20 लोब्स हैं बेसिकली। यहाँ पर इस तरह से 15 to 20 लोब्स हैं, ये ऐसे लोब्स होंगे 15 to 20। और ये जो मेमोरी लोब्स होते हैं किससे मिलकर बने हैं, एल्वियोलाई से। और ये एल्वियोलाई की जो सेल्स होती हैं, ये जो एल्वियोलर सेल्स होती हैं, ये एल्वियोलर सेल्स मिलकर बनाएंगी और अपनी कैविटी में स्टोर करेंगी, अपने ल्यूमेन में स्टोर करेंगी। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहां पर द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबुल्स, द ट्यूबुल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। ठीक है, मेमोरी डक्ट बन गए। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी एम्पुला। अब कह रहे हैं यहां पर देखिए, आते चलिए कि एल्वियोलाई से क्या निकली, मेमोरी ट्यूबुल्स निकली। ये मेमोरी ट्यूबुल्स मिलकर क्या बना देंगी, मेमोरी डक्ट में ओपन हो जाएंगी। और ऐसे कई सारी मेमोरी डक्ट जो हैं
वो एम्पुला पे ओपन होगी, एम्पुला लिखा है ना, और एम्पुला से आगे कंटिन्यू होगी एज लेक्टिफेरस डक्ट, और हर एक लोब की एक लेक्टिफेरस डक्ट होती है, मतलब 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट होंगी, और ये निप्पल पर सेपरेट ओपनिंग देगी, मतलब निप्पल पर जो ओपनिंग होती है वो कितनी होगी, 15 to 20 ओपनिंग्स होगी लेक्टिफेरस डक्ट की। और ये जो है इसके निप्पल के चारों ओर, जैसे ये निप्पल है, इसके चारों ओर का डार्क एरिया होता है ना, उस डार्क एरिया को क्या कहते हैं हम, एरियोला कहते हैं। तो मतलब मिल्क की अगर बात करें तो देखिए एल्वियोलाई में मिल्क प्रोड्यूस हुआ, एल्वियोलाई से कहाँ गया, मेमरी ट्यूबुल में, मेमरी ट्यूबुल से कहाँ गया, मेमरी डक्ट में, मेमरी डक्ट ने ओपन हो ज्वाइन होकर क्या बना लिया, बल्ज पार्ट, एम्पुला में गया, एम्पुला से कंटिन्यू हुआ लेक्टिफेरस डक्ट के फॉर्म में, और लेक्टिफेरस डक्ट से निप्पल के थ्रू बाहर आ गया। ठीक है, और इसमें हार्मोनल केयर है कि मिल्क जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए तो प्रोलैक्टिन चाहिए भाई, और मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन किस हार्मोन के कारण होता है, प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन जो होता है वो किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण। ठीक है, तो यहां पर ये खैर मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब जितने भी टॉपिक अभी अपन ने पढ़े हैं, अब इनसे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो अभी तक पढ़ा है। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे, लाइक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया अपन ने, यहाँ पर पढ़ लिया ना। उसके बाद अपन ने गेमिटोजेनेसिस पढ़ ली, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ ली। ठीक है, अब इनके अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या कुछ नए क्वेश्चन जो कि जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, या हमें पता चलेगा कि कितनी चीज़ें हमें समझ में आई और कितनी चीज़ समझ में नहीं आई, अपन उनकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो तैयार हो जाइए, आप पानी वानी पी लीजिए, जो भी आपको करना है कि क्वेश्चंस के आंसर आपको साथ साथ में देने हैं। ठीक है, बिल्कुल दिमाग को फ्रेश कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं अब इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए, हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ऑप्शन को पढ़ने के बाद 5-10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, तो 5-10 सेकंड रुकूंगा मैं, 2-5 सेकंड, कुछ क्वेश्चन छोटे होंगे उसमें 2-3 सेकंड भी रुकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ने के बाद इतना टाइम मिलेगा, फटाफट आंसर बोलते जाइएगा, मार्क करते जाइएगा, अपने वहाँ पे लिखते जाइएगा, जिससे आपको पता चले कि अपन ने टाइम के साथ कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूरिथ्रा, ऑप्शन बी स्क्रोटम, ऑप्शन सी पेनिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट 2 सेकंड में। चलिए, तो उम्मीद है ऑप्शन बी ही आपने टिक किया होगा, तो ऑप्शन बी दैट इज स्क्रोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्टोली सेल्स विच लाइन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल फ्रॉम इनसाइड A. Undergo meiotic division to produce sperm. B option provide nutrition to germ cell. C option synthesize and secrete testicular hormones. And D all of these. फटाफट आंसर दीजिए भाई, आपके पास 4 से 5 सेकंड का टाइम। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपने आंसर क्या मार्क किया भाई, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन देती है, तभी तो इसको हम क्या कहते हैं, तभी तो हम इसको नर्स सेल कहते हैं। ठीक है, अच्छा मियोटिक डिवीजन की बात की गई, तो ये तो जो है जर्म सेल डिवाइड करती है, सर्टोली सेल थोड़ी ना करती है। थर्ड, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, तो ये कौन सी सेल का काम है, इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल का काम है, सर्टोली सेल का काम नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, रिफर टू द गिवन फिगर शोइंग सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। इन द फिगर सम पार्ट्स आर लेबल्ड एज A, B, C, D. आइडेंटिफाई द पार्ट व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। ऑप्शन A, B, C, ऑप्शन C, D, ऑप्शन D, B। बताइए A, B, C, D में कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। फटाफट आंसर दीजिए यहाँ पर।
इसके लिए ज़रूरत है, इसके लिए ज़रूरत है आपकी एनसीईआरटी की मेमोरी की, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई भी ऑप्शन क्लियरली विजिबल ना हो रहा हो, आपको लाइंस क्लियरली ना समझ आ रही हो, जैसा कि नीट के एग्जाम में भी हो सकता है, मैंने भी पहले भी बार बार कहा है। तो यहाँ पर आपका मेमोरी से एक काम आएगा कि बात किसकी कर रहा है, पहले तो ये बताइए, ये बात कर रहा है सर्टोली सेल की, ये तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ पर सर्टोली सेल कौन सी है आप लॉजिकली यहाँ पर आंसर नहीं दे सकते। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो डी लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने इसको सर्टोली सेल मार्क किया हुआ है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन में आप देखिए कि करेक्ट पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं, उम्मीद है आंसर लगा लिया होगा। पहला रेटेटेस्टिस, इफरेंट डक्टियोल, एपिडिडाइमिस, वाज डिफरेंस। ठीक है, दूसरा रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, इफरेंट आर्टेरियोल। भाई एपिडिडाइमिस से इफरेंट आर्टेरियोल नहीं जाता, उल्टा हो गया। रेटेटेस्टिस, वाज डिफरेंस, इफरेंट डक्टियोल, ये भी गलत। इफरेंट डक्टियोल, रेटेटेस्टिस, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या मार्क किया भाई, करेक्ट आंसर इज ए, सही मार्क किया गया आपने। बढ़िया, ऐसी एनर्जी बनाकर रखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे इन्हीं क्वेश्चन से। और इनमें कुछ पीवाईक्यू भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो नए हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए हैं। तो बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा, अपने सामने पेन पेपर रखकर आंसर्स लिखते जाइएगा और देखते जाइएगा, उन पर राइट या रॉन्ग मार्क करते जाइएगा कि कौन सा सही दे रहे हो, कौन सा आप गलत दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मैच द पार्ट गिवन इन कॉलम 1 टू कॉलम 2 their characteristic feature in column 2, choose the correct option from which code given below। भाई चलिए, तो देखिए आपके कॉलम 1 में पेनिस ग्लांस, पेनिस फॉर स्किन, यूरिथ्रल मीटस। कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल ओपनिंग यूरिथ्रा और एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ भाई, जिससे आपको क्लियरली दिख जाए कि किन ऑप्शन में से मार्क करना है, जल्दी फटाफट। चलिए आंसर मार्क कर लिया आपने। चलिए तो क्या बोला भाई, पेनिस, पेनिस ए के साथ क्या आएगा बोलिए, एक मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मतलब ए के साथ सेकंड आना चाहिए, ए के साथ सेकंड हमारे पास 2 ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस क्या है, एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, तो भाई सेकंड बी के साथ 4 आना चाहिए, बी के साथ 4 भी दोनों में है। ठीक है, अभी टाई चल रहा है। तीसरा फोर स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, सी के साथ 1 आना चाहिए, सी के साथ 1 आ गया भाई, तो डी के साथ तो अपने आप 3 आ गया। तो आंसर क्या है, आंसर ए है। करेक्ट मार्क किया था ना, चलिए वेरी गुड। और कलेक्ट नहीं किया था तो देखिए कहां गलती करी आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेथ्रल मीटर इज ए द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, बी ओपनिंग ऑफ वाज डिफरेंस इनटू यूरिथ्रा, C external opening of urinogenital duct, और D muscle surrounding the urinogenital duct। जल्दी फटाफट बताइए आंसर भाई, 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है ये आंसर देने के लिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो आंसर क्या होगा, यूरिथ्रल मीटस क्या है, यूरिथ्रल मीटस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट मतलब यूरिथ्रा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर सी आएगा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। Read the following statement about seminal plasma and choose the correct statement from the given option। पहला कह रहा है सेमाइनल प्लाज्मा इज सीक्रेटेड बाय सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। दूसरा कह रहा है इट इज रिच इन सुक्रोज एंड कैल्शियम। तीसरा कह रहा है इट कंटेन्स सर्टेन एंजाइम्स आल्सो। जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए फटाफट, अभी हमने पढ़ा है इसको। कौन कौन से करेक्ट है भाई, चलिए तो पहला कह रहा है सेमाइनल प्लाज्मा सीक्रेटेड बाय सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, क्या सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड, इट इज रिच इन सुक्रोज, नॉट सुक्रोज, फ्रक्टोज। थर्ड, इट कंटेन्स सर्टेन एंजाइम्स, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर सी आना चाहिए। सी ही आया होगा, आपका भी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन रीजन, ध्यान से देखिए। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। सेकेंड कह रहा है रीजन, द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ऑप्शन ए बी सी डी में से बताइए क्या होना चाहिए।
तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है सर्जन, स्क्रोटम टेम्परेचर को लो करके रखता है, बिल्कुल 2 to 2.5 डिग्री लो करके रखता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि लो टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। तो दोनों ही बातें सही हैं और रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या दिया आपने, ए आंसर आएगा, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, as again assertion region, the enlarged part of penis is called glans penis. The glans penis is covered by a loose fold of skin called foreskin. अब इसमें A, B, C, D में से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। आगे आंसर, बस इतना ही टाइम बहुत है। द एनलार्ज पार्ट ऑफ पेनिस ग्लांस पेनिस होता है, बात सही है। द ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन और प्रीप्यूज, ये बात भी सही है, दोनों सही हैं। लेकिन रीजन का एसर्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसके एक्सप्लेनेशन से। सो आंसर क्या दिया आपने, आंसर होना चाहिए बी, करेक्ट आया आपका आंसर बी। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था फनल शेप्ड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब दैट रिमेन क्लोजर टू दी ओवरी इज ए इन्फंडिबुलम, बी फिम्ब्री, सी एम्पुला, डी इस्थमस। बताइए, तो ये तो पढ़ने के साथ ही आंसर आ जाना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही ऑप्शन टिक हो जाना चाहिए। क्या होगा, ए इन्फंडिबुलम, जो ओवरी के पास होता है और जिसमें फिम्ब्री फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, फिम्ब्री, और इनमें पोर्स होते हैं ओस्टिया, जिनके थ्रू एग को सेकेंडरी oocyte को वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पार्ट ऑफ ओविडक्ट दैट जॉइन द यूट्रस इज ए एम्पुला, बी इस्थमस, सी फिम्ब्री एंड डी इन्फंडिबुलम। अगेन 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन, आंसर मार्क कर लिया क्या। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर क्या आएगा, आंसर इस्थमस आएगा, बहुत क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The uterine layer that undergoes cyclical changes during menstrual cycle. A myometrium, B endometrium, C perimetrium और D both A and B। जल्दी बताइए भाई फटाफट। अगेन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही हमें आंसर आ जाते हैं फ्लो में। तो आंसर क्या होगा, साइक्लिक चेंजेस की बात कर रहा है, दैट इज एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a tiny finger like structure which lies at the upper junction of two labia minora is A hymen, B mons pubis, C clitoris and D none of these। बताइए क्या होना चाहिए आंसर। तो बच्चों ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात कर रहा है और बोल रहा है कि लेबिया माइनोरा जो है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, लेबिया माइनोरा की बात कर रहे हैं, लेबिया माइनोरा के ऊपर की तरफ अपर जंक्शन पे। और तो आंसर क्या आना चाहिए, ये किसकी बात कर रहा है, ये क्लाइटोरिस की बात कर रहा है। हाइमेन तो मेम्ब्रेन है जो पार्टली कवर करती है वेजाइना को, मोन्स प्यूबिस तो फैटी पार्ट है जो वेस्टिब्यूल के ऊपर होता है जिसमें प्यूबिक हेयर्स होते हैं। तो आंसर क्या आया आपका, आंसर सी आना चाहिए और वही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैच दी कॉलम का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको कॉलम 1 में दिया हुआ है ओवरी, फिम्ब्री, मायोमेट्रियम, सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। कॉलम 2 में डिलीवरी ऑफ बेबी, स्टेरॉइड हार्मोन, सीक्रेशन ऑफ मिल्क और कलेक्शन ऑफ ओवम। और यहाँ पे करेक्ट मैच करना है, देख के फटाफट मैच बनाइए। चलिए आगे आंसर, बहुत बढ़िया। ओवरी, ओवरी की बात करें तो हार्मोन सीक्रेट करेगी, सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन। तो ए का तो सेकंड आएगा भाई, और ए का तो सेकंड मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। आपका तो आंसर बहुत जल्दी आ गया होगा, मैंने अननेसेसरी आपको इतना टाइम दिया। फिम्ब्री, फिम्ब्री क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवम, सेकंड आ गया। बी का 4 मायोमेट्रियम, डिलीवरी ऑफ बेबीज 1 आ गया। सेल्स ऑफ एल्वियोलाई, सीक्रेशन ऑफ मिल्क 3 आ गया। तो यहाँ पे तो आंसर फटाफट से ए आ गया, यही आया ना। अब इसमें तो गड़बड़ नहीं कर दी भाई, बहुत क्लियर आंसर आ रहा था इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूट्रस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पहला कह रहा है कि द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर। सेकंड कह रहा है द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। और कह रहा है तीसरा, द यूट्रस अलोंग विद सर्विक्स फॉर्म द बर्थ कैनाल। बताइए करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, क्या होना चाहिए। चलिए पहला कह रहा था शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर, बिल्कुल इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, बिल्कुल सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में कनेक्टेड होगा, सही है, 1 और 2 करेक्ट है।
द यूट्रस अलॉन्ग विद सर्विक्स फॉर्म बर्थ कैनाल, गलत है, सरासर गलत बात, क्योंकि यूट्रस, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल, तो आंसर 1 and 2 आएगा, आंसर सी आएगा। सी लगाए ना भाई, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। assertion ovaries are primary sex organ, reason ovary produce the female gamete। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए, बताइए क्या होना चाहिए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो एसर्शन कह रहा है ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये गैमीट प्रोड्यूस करती है, ये भी बात सही है, क्योंकि जो गैमीट बनाए, जो सेक्स हार्मोन बनाए, वही तो प्राइमरी है, इसका मतलब रीजन भी करेक्ट है। तो भाई आंसर ए आएगा। ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना, कई बार हम हो जाते हैं, लेकिन हमें सीखने की जरूरत है उससे, और ये प्रैक्टिस से ही आपको ये भी पता चलता है। तो यहां पर आंसर ए आएगा, क्योंकि क्लियर एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hairs. Reason कह रहा है the labia majora are paired fold of tissue under the labia minora। बताइए क्या आएगा, आंसर बताइए भाई। तो देखिए यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मोन्स प्यूबिस कुशन है, फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, बिल्कुल सही है। द लेबिया मेजर आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया माइनोरा, ये गलत है, लेबिया माइनोरा के अंडर नहीं है, लेबिया माइनोरा के ऊपर है। तो यहां पर एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो आंसर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगेन एसर्शन, भाई एसर्शन रीजन ज्यादा इसलिए प्रैक्टिस कराना है आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए चीजें। Assertion, the alveoli of mammary lobe open into their lumen। alveoli उनके lumen में ओपन हो रही है, और सेकंड बोल रहा है several lactiferous duct join to form mammary duct through which milk is sucked out। बताइए क्या होना चाहिए, ए बी सी डी, ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। तो पहला कह रहा था alveoli of mammary lobes ओपन इनटू देयर ल्यूमेन, बिल्कुल सही है, एल्वियोलाई ओपन इनटू देयर ल्यूमेन। एक्चुअली मेमरी जो एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई का ल्यूमेन ये है, तो एल्वियोलाई मेमरी लोब्स की किस में ओपन होगी, एनसीईआरटी कहती है मेमरी ट्यूबुल में ओपन होगी। ठीक है, ये तो एल्वियोलाई के अंदर का स्पेस है, एल्वियोलाई ल्यूमेन में थोड़ी ओपन हो रही है, एल्वियोलाई तो मेमरी ट्यूबुल में ओपन हो रही है, एनसीईआरटी की लाइन है। सेकंड कह रहा है सेवरल लैक्टिफेरस डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म मेमरी डक्ट, नहीं, सेवरल मेमरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म एम्पुला एंड देन एम्पुला एक्सटेंड एज लैक्टिफेरस डक्ट। तो यहां पे तो मुझे दोनों ही गलत दिख रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, आंसर डी आएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following cells during gametogenesis is normally diploid? भाई डिप्लॉइड कौन सी सेल्स होगी, जल्दी बताइए फटाफट। स्पर्मेटिड डिप्लॉइड है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है, सेकेंडरी पोलर बॉडी डिप्लॉइड है, प्राइमरी पोलर बॉडी डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड पूछा है, डिप्लॉइड 2n। अब तक आंसर आ जाना चाहिए, 2n क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, बाकी तो सारे n है, हैप्लॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। Spermatogenesis is the process in which immature male germ cell undergo division to produce sperm. Choose the correct one with reference to above. Spermatogonia have 46 chromosomes and always undergo meiotic cell division. पहला बोल रहा है। सेकेंड कह रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस कह रहा है। चलिए थर्ड कह रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात कर रहा है। ठीक है, और फोर्थ कह रहा है स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड। क्या होना चाहिए, आंसर बताइए। आगे आंसर पहला कह रहा है स्पर्मेटोगोनिया 46 क्रोमोसोम, ठीक है। मियोटिक मतलब मियोसिस, गलत है, यहां तो माइटोसिस होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोटिक, माइटोटिक नहीं होती, मियोसिस होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 26 क्रोमोसोम में अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, बिल्कुल ठीक है। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड, नहीं उल्टा हो गया, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो आंसर क्या है आपका, आंसर सी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है।
द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, ए कह रहा है द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। सेकेंड कह रहा है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड। थर्ड कह रहा है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल व्हाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। और फोर्थ कह रहा है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड व्हाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। बताइए आंसर क्या आएगा? हाँ जी, आंसर आ गया क्या? कह रहा है स्पर्मियोजेनेसिस क्या है भाई? स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मिएशन क्या है कि जो सर्टोली जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, जैसे सर्टोली सेल्स होती हैं यहाँ पर, जो कॉलमनर सेल्स होती हैं मोस्टली, इनसे स्पर्म रिलीज होते हैं और कहाँ रिलीज होकर जाते हैं? ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। इसी को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा D4। यही आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफर टू द फिगर showing diagrammatic sectional view of seminiferous tubule ABCD. Identify the part which gets activated by FSH। बताइए कौन सा पार्ट ऐसा है इसमें जो FSH जिसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। तो भाई डायग्राम देखने से पहले तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि बोल रहा है FSH किसको एक्टिवेट करेगा। तो हमें पता है FSH सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है। FSH किसको एक्टिवेट करता है? ध्यान रखिए, सर्टोली सेल को। देखिए होता क्या है, आंसर आपका आ गया होगा। NCERT का डायग्राम है। डायग्राम अगर आपने वहां देखा होगा तभी समझ में आएगा आपको कि यहां पर क्या कह रहा है कि जैसे मेल में क्या होता है, हाइपोथैलेमस, अपन ने वहां पर इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। हाइपोथैलेमस GnRH सीक्रेट करता है मेल में। फीमेल का हम पढ़ चुके थे, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा। और ये LH और FSH। LH तो लेडिक सेल पर काम करेगा। किस पर? लेडिक सेल। और लेडिक सेल से क्या सीक्रेट करवाएगा? टेस्टोस्टेरॉन। और FSH क्या करेगा? FSH सर्टोली सेल पर काम करेगा। और सर्टोली सेल क्या करेगी? स्पर्मियोजेनिक फैक्टर निकालेगी। स्पर्मियोजेनिक फैक्टर जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। और ये इनिबिन भी सीक्रेट करेगी। फिर जब टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा हो जाता है तो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव देता है GnRH के लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी को रोकता है LH निकालने से। और ऐसे ही यहाँ इनिबिन ज़्यादा हो जाता है तो ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देने लगता है FSH के लिए। तो बात यह है कि FSH किस पर काम कर रहा है? FSH सर्टोली सेल पर काम कर रहा है। यहाँ पर सर्टोली सेल कौन सी है? यहाँ पर ये सर्टोली सेल D मार्क की हुई है NCERT में। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन C आएगा इसका आंसर करेक्ट। और उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा, और नहीं आया तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, प्रोसेस समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, refer the diagram refer the given flow chart. In it some spaces are mentioned as A, B, C and D. Identify the correct option for them from the codes given below. Hypothalamus A, anterior pituitary B, Leydig cell D, FSH C, some factors. बताइए क्या होगा? जल्दी फटाफट। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही अपन ने इसको डिस्कस किया। आंसर आ जाना चाहिए। हाइपोथैलेमस, चलिए देखते हैं हाइपोथैलेमस किस पे काम करेगा? GnRH पर। तो GnRH आना चाहिए ए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा बी क्या निकलेगा? LH काम करेगा सर्टोली लेडिक सेल पर। लेडिक सेल क्या निकालेगी? एंड्रोजन। तो डी एंड्रोजन आ गया। FSH किसको एक्टिवेट करेगा? सर्टोली सेल को। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ए। तो आंसर आ गया होगा फटाफट आपका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पर्म से रिलेटेड। रिफर टू द given figure showing a structure of sperm. The figure is followed by 1 to 4 statement. Incorrect statement find out करना है। पहला कह रहा है the acrosome is filled with enzyme that help in fertilizing the ovum.
सेकंड कह रहा है द नेक possesses न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड कह रहा है टेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म मोटिलिटी, और फोर कह रहा है द ह्यूमन मैन एजिकुलेट 50 to 100 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस। बताइए आंसर क्या होगा? फटाफट क्वेश्चन को पढ़ के आंसर आना चाहिए भाई आपका। चलिए तो पहला क्या बोल रहा है, पहले तो अपन को देखना है, आंसर चेंज मत करिएगा, जो भी हो गया वेट करिए, फिर देखिए कहाँ गलती करी। पहले तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट ढूंढना है। द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजिंग द ओवम, करेक्ट है। द नेक पजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, गलत है, ये तो मिडिल पीस में होते हैं। टेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म मोटिलिटी, सही है। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट 50 to 100 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कोइटस, कि 200 to 300 मिलियन, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा? हमें सेकेंड और फोर्थ हमारा गलत है, तो आंसर ए आ जाएगा। क्या आपका आंसर ए ही आया है? और ए नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये आप सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी। The tertiary follicle is characterized by fluid filled cavity called A antrum, B corpus luteum, C matrix, D none of these। तो ये तो पढ़ते से ही आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा आंसर, बोलिए? बहुत बढ़िया, A antrum। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Extrusion of second polar body from egg nucleus occur after entry of sperm but before fertilization, B after fertilization, C before entry of sperm into ovum, and D simultaneously with first cleavage। जल्दी बताइए क्या होगा? आगे आंसर ये कह रहा है सेकेंड पोलर बॉडी कब निकलेगी? सेकेंड पोलर बॉडी मतलब मियोसिस 2। मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती है? हमने पढ़ा मियोसिस 2 होती है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, जैसे ही स्पर्म एंटर करता है सेकेंडरी oocyte में, बट फर्टिलाइजेशन होने से, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होने से पहले, तो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो आंसर क्या आएगा? आंसर ए आएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने। Assertion spermatogenesis start at the age of puberty. Second, the reason is a significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone at puberty। अब कह रहा है कि assertion रीजन दोनों ट्रू हैं, एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। assertion ट्रू, रीजन फॉल्स, रीजन ट्रू, assertion फॉल्स। बताइए क्या होगा, क्या होना चाहिए भाई? आगे आंसर पहला कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पर गोनेडोट्रोपिन जो होते हैं FSH LH, वो प्यूबर्टी के टाइम पर उनकी अमाउंट इंक्रीज होती है, बात सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर ए आया ना आपका? बहुत बढ़िया भाई, शानदार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Assertion a large haploid secondary oocyte is formed due to unequal division. Reason a tiny second polar body is formed during this division। बताइए क्या होना चाहिए भाई? Assertion large haploid secondary oocyte is formed during unequal division, due to unequal division, सही है। A tiny second polar body is formed during this division, सही है। लेकिन सेकेंड वाला जो है बेसिकली वो इसका रीजन नहीं है। आप देखिए, पहला कह रहा है कि मियोसिस अनइक्वल हुई इसलिए टाइनी बॉडी बनी, ये सही है, लेकिन टाइनी बॉडी बनती है इसलिए मियोसिस अनइक्वल डिवीजन हुआ, ये वाली बात गलत है। आप इसको उल्टा सोचेंगे तो रीजन करेक्ट आएगा, पर इस तरीके से तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग दिख रहे हैं, तो आंसर बी आएगा। इसमें ए और बी में कंफ्यूजन था, देखिए बहुत माइनर सा, तो यही प्रैक्टिस आपको करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है भाई? Menarche that begins at puberty is cessation of menstrual cycle, first menstruation, period of pregnancy in which menstruation ceases, or none of these। बताइए क्या होना चाहिए? मिनार्के फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। मिनार्के क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। आंसर बी करेक्ट है ना? चलिए, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना नहीं, फटाफट आंसर आने चाहिए। Next, menstruation only occurs if implantation has occurred, the released ovum is fertilized, the released ovum is not fertilized, both A and D। बताइए menstruation कब होगा? फटाफट आंसर, 2 से 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए। तो कह रहा है मेंस्ट्रुएशन कब होगा? मेंस्ट्रुएशन तब होगा जब
रिलीज्ड एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस अकर इन ओवरी एंड यूट्रस ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन? पहला, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, फॉलिकुलर फेज की बात कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, बोथ ए एंड सी। बताइए आगे आंसर। तो कह रहा है कि फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी साहब। वो कह रहा है कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, नहीं बनेगा, ये सिक्रीटरी फेज में बनेगा। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, बिल्कुल जी बनेगा, बिल्कुल जी होगा। तो यहां पर ए और सी आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर इज डी। Next question, refer to the given flow chart in which 3 parts are labeled A, B, C. Identify them and choose the correct option from the code given below. भाई आप इसको देखिए, यहाँ पर A, B, C को आइडेंटिफाई करिए। आपके सामने यहाँ पर कोड्स दिए हैं, उनका मैच दिया है। तो बताइए क्या होना चाहिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, क्लियरली विजिबल होगा आपको। चलिए जी, आगे आंसर देखो, कौन सी फेज की बात कर रहा है, इसको पकड़ो। प्रोलिफेरेटिव फेज मतलब फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं LH और FSH क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो LH भी बढ़ेगा, A भी बढ़ेगा और B भी बढ़ेगा। और ग्रोइंग फॉलिकल से क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन निकलेगा। सो करेक्ट आंसर इज A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप्ड इन दी luteal phase of menstrual cycle because A, both FSH and LH level are low in the luteal phase. B, follicle do not remain in the ovary after ovulation. C, FSH level are high in the luteal phase and LH level are high in the luteal phase. तो चलिए क्या कह रहा है कि कोई भी फॉलिकल डेवलप नहीं हो रहा ल्यूटियल फेज में। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बोथ FSH और LH लेवल लो है ल्यूटियल फेज में। क्या बात सही है? बात तो सही है। फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन दी ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, ये गलत है। FSH लेवल ऑफ हाई इन दी ल्यूटियल फेज, बिल्कुल नहीं होता। LH लेवल आर हाई इन दी ल्यूटियल फेज, बिल्कुल नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कंसीडर दी फॉलोइंग फीचर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, secretion of large amount of progesterone from corpus luteum, maintenance of endometrial lining of uterus. Select the correct phase of menstrual cycle that possess all the above characteristics. बताइए आंसर क्या होगा? पढ़िए ध्यान से, फटाफट 5 से 6 सेकंड में आंसर आना चाहिए। चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ये तो ल्यूटियल फेज की बात कर रहा है भाई, पहला ही लग रहा है। सिक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटियल फेज। मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, अगेन तो ये कौन सी फेज की बात कर रहा है? ल्यूटियल। ल्यूटियल मतलब सिक्रीटरी फेज। तो करेक्ट आंसर इज बी। यही आया आपका भी आंसर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion during secretory phase the level of LH and FSH gradually increases. सेकेंड रीजन कह रहा है द इंक्रीज लेवल ऑफ LH एंड FSH एंड LH इंड्यूस ग्रेफियन फॉलिकल टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? तो एसर्शन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग सीक्रेटरी फेज द लेवल ऑफ FSH एंड LH ग्रेजुअली इंक्रीजेस। भाई FSH का लेवल तो नहीं बढ़ने वाला सीक्रेटरी फेज में, तो ल्यूटियल फेज है लास्ट वाली। और द इंक्रीज लेवल ऑफ FSH एंड LH इंड्यूस ग्रेफियन फॉलिकल टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, वो तो वैसे भी नहीं निकलता ग्रेफियन फॉलिकल से, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा? दोनों ही गलत है भाई, एसर्शन भी गलत और रीजन भी गलत। आंसर 4। ठीक है बच्चों, तो बात क्लियर है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन की अपन ने जितना भी पार्ट आज पढ़ा थ्योरी के लेवल पे, उनसे क्वेश्चंस थे। इसमें एसर्शन, रीजन, मैच दी कॉलम, सभी तरीके के क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाए गए, जिससे कि नीट का जो बदला हुआ पैटर्न है, ठीक है, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बशर्ते आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ लेक्चर अटेंड किया हो और क्वेश्चन सॉल्व की हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नीट में, चाहे कोई कैसा भी क्वेश्चन आए, क्योंकि हमने थ्योरी पार्ट को मोस्टली कवर किया और कुछ टर्म्स ऐसे थे जिनको क्वेश्चन से हमने कवर किया है, जो थ्योरी में हम कवर नहीं कर पाए थे उनको हमने क्वेश्चन से कवर किया है। ठीक है, तो अब बात करें एनसीईआरटी की
और जो क्वेश्चंस किए और जो थ्योरी पढ़ी है उसमें अपन ने कंप्लीट एनसीईआरटी इस पोर्शन की कवर कर ली है, जो पार्ट अपन ने आज पढ़ा है। ठीक है, इसके आगे के पार्ट के लिए बच्चों जुड़े रहिएगा और ध्यान से लेक्चर को अटेंड करिएगा। इसमें आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, आपकी थ्योरी भी बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।